नमस्ते पुनीत भाई। नमस्ते रियन, जय माँ भारती। आज जब हम बात कर रहे हैं, एक मूवी रिलीज हुई है पंजाब में, सतलुज करके। बहुत सारी कंट्रोवर्सी है इस मूवी के ऊपर, बहुत सारी। मैंने भी देखी मूवी और ऑब्वियसली बहुत ही वन साइडेड है। उस पे हम बात करेंगे। बट जो पूरा कॉन्टेक्स्ट इसमें, इस मूवी में जो गायब कर दिया गया है, हम उस पे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो मूवी के मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, जसवंत सिंह खालड़ा, उससे शुरू करना चाहूँगा। ही हैज़ जस्ट बीन शोन एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, बट हमको पता है कि ही क्लियरली वॉज नॉट जस्ट दैट। तो हम उस पे शुरू करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं, खालड़ा से। एंड देन हम पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है मिलिटेंसी का, हम उस पे आएंगे। This issue is very close to my heart because I actually come, our family suffered in Delhi. In 84, I was just 5 months old and my father was very nearly killed. So it became my obsession to study, the Punjab issue in great depth. Now, about you said ki ek-sided hai. I do not believe, from what I've heard, it's even one-sided. I think it is not taking liberty with the truth, but it is inversion of truth. That is point number one. And you see, Khalra is no human rights activist, right? Khalra was an overground worker of violent Khalistani terrorism, ठीक है? And now that is a claim, and let's see if I can provide evidence for it. तो बहुत सारी चीजें हैं, तीन चीजें ले लेते हैं, ठीक है? खालड़ा अब ये जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, जैसे एक भिंडरावाला था। भिंडरावाला ने कहा अगर मेरी बस पुलिस ने नहीं छोड़ी तो मैं 5,000 हिंदुओं को मार दूंगा, ठीक है? भिंडरावाले से जब पूछा गया कि पंजाब का क्या सोल्यूशन है, उसका एक ही है कि सारे पंडितों को गड्डी चढ़ाओ, मतलब ब्राह्मण जेनोसाइड कर दो ये, ठीक है? और वो कह रहा है कि सिखों को कि भाई एक एक तुम्हारे हिंदू आते हैं, मोटरसाइकिल पे चढ़ो और काम शुरू कर दो। और उसने ये बात नहीं बोली, हिंदुओं का कत्लेआम वहां पे मारना शुरू किया। एक एक सिख के हिस्से 35 हिंदू आते हैं, राइट, राइट। क्योंकि 1.25 लाख से एक लड़ावा वो उनका था। और उस प्रोपोर्शन में अगर देखा जाए तो हिंदुओं की पॉपुलेशन और सिखों की पॉपुलेशन को उन्होंने बोला था कि हर एक सिख के हिस्से जो है मारने के लिए 35 हिंदू आते हैं। जैसा भिंडरावाला संत था, वैसा ये खालड़ा ह्यूमन राइट्स वर्कर था, ठीक है? तो ये बंदा जो ऐसी कोई ब्लू स्टार नहीं हुआ था, कोई दिल्ली का कत्लेआम नहीं हुआ था, तब ये कह रहा था, ये भिंडरावाला स्टेज पे चढ़ के, ठीक है? उसको ये कहते जी ये संत है, तो फिर राक्षस क्या है? अच्छा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। 27 मई 1990, ठीक है? ये तब केपीएस बिल को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। उस गांव में गए, जीरा नाम है फिरोजपुर के सामने, ठीक है? उनमें से बिहारी मजदूरों को उठाया नींद से, खदेड़ा उनकी, मतलब वो गांव में थे, उनको गोलियों से भून दिया। उनमें से एक बंदा भाग के बच गया, उसने एक कहानी सुनाई, ठीक है? केसीएफ जो खालिस्तान कमांडो फोर्स है, उसने इसकी जिम्मेवारी ली, ठीक है? उस टाइम जो खालिस्तान का सबसे बड़ा लीडर था, उसका नाम था सिमरनजीत सिंह मान। उसने इन किलिंग्स को जस्टिफाई किया कि ये भैये हैं, ठीक है? और खालड़ा साहब सिमरनजीत सिंह मान का कार्ड कैरिंग पार्टी मेंबर बन गए। तो भाई ये कौन सी ह्यूमन राइट्स की डिफेंस हो रहा है? फिर इनका एक बहुत बड़ा हीरो था गुरबचन सिंह मानो चहल, ठीक है? अब मानो चहल ने सैकड़ों हजारों बंदे मारे हैं, ठीक है? वो सबसे ड्रेडेड एरिया था, वो माझा में वो काम कर रहा था, जो पाकिस्तान बॉर्डर में। अब मेरे पास इंडिया टुडे की रिपोर्ट आज पड़ी है, ठीक है? वो रिपोर्टाज में कोई ओपिनियन नहीं। रिपोर्टाज का क्या मतलब है कि वहां पे जाके आप लिख रहे हो, आप अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। तो वहां पे लड़कियों से जो इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बोला कि मानो चैन हमारे घर में आया, हमारे बाप, और ये सिखों के गांव है, कि हिंदुओं को तो वहां से भगा दिया था, हमारे बाप के सामने उठा के ले गया, अपने आदमी को दे दिया, इसके आदमी ने मुझे 2 महीने यूज किया, इसको फेंक दिया। तो मानो चहल जो था वो सिखों की लड़कियों को उठाता सेक्स लेवलिंग के लिए। और ये बात, ये सच भी इससे प्रूफ चलता है कि जो मानो चहल मरा, तो उस टाइम वो मैंने आपको क्लिप डाली हुई है, वो कंटेम्परेरियस रिपोर्ट है। वो जिस दिन मरा तो उसके गांव वाले जो हैं वो दिवाली मना रहे हैं, और वो पूरा सिख विलेज है। तो ये तो है। तो जो खालिस्तानी टेररिज्म है, जो सैकड़ों बंदों को मार रहे हैं, ठीक है? और जो मतलब बर्बरता की हदें पार कर रहे हैं, और मतलब ये जो इनह्यूमैनिटी कर रहे हैं, कि जो अपना सिमरनजीत सिंह मान है, ये तो कहता है ये तो भैया मारे हैं, ये तो भैया को जस्टिफाइड है, क्योंकि जो हमारा 6 साल पहले जब ब्लू स्टार हुआ था, उसमें भी सीआरपीएफ आई थी, सीआरपीएफ में बहुत भैये हैं। तो भाई ये कौन से ह्यूमन राइट्स हैं? तो वो कोई ह्यूमन राइट्स वर्कर नहीं था, ही वॉज ओवरग्राउंड वर्कर ऑफ वायलेंट खालिस्तानी टेररिज्म। ये बात बन गई हमारी पॉइंट नंबर 1, ठीक है? अब दूसरा आ जाता है खालड़ा के नंबर के हैं, ठीक है? खालड़ा ने किया। अब ये जो देखो, ये जो पंजाब तो है ना, तो पंजाब के अंदर उस टाइम मान लो 250 थाने थे अप्रोक्सीमेटली। तो जहां पे उसने किया, ये जो नंबर नंबर कंट्रोल किए, वो 13 थाने बनते हैं बेसिकली, माजा और लाइक जो
13 आउट ऑफ 250 बनता है अबाउट 5%। इन 5% थानों में 70% वारदातें हो रही थी टेररिज्म की। तो खालड़ा साहब ने क्या किया, जहां पे 5% एरिया में 70% हो रहा है, उसको पूरे पंजाब से जब्त कर दिया। आप समझ रहे हो ये क्या कितनी बड़ी बदमाशी है। उससे मल्टीप्लाई कर दिया कि मान लो आपको इंडिया की पॉपुलेशन निकालनी है, आपको जी दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है, अब दिल्ली का इतना एरिया पूरे इंडिया के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो इतनी पॉपुलेशन होगी। और बेवकूफ आदमी, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है, पूरी इंडिया में थोड़ा ना इतनी डेंसिटी है, तो उसका जो नंबर है वो बिल्कुल बकवास है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा जो बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे। एक्चुअली में जो पंजाब में जो टेररिज्म था वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड था माझा रीजन में। जो 70-80% आपने कहा, बहुत लोग नहीं समझे होंगे, वो 70-80% माझा के भी अमृतसर और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट्स में कंसंट्रेटेड था। अब जो ये खालड़ा हैं उन्होंने ऐसे दिखाया कि 2097 जो डेड बॉडीज हैं वो अनआइडेंटिफाइड अनक्लेम्ड लावारिस बॉडीज पुलिस ने यहाँ पे जला दी, क्रिमेट कर दी। तो इसका मतलब है अगर 3 शमशानों में जो वहाँ पे सबसे बड़े मेन शमशान है या 2 डिस्ट्रिक्टों में अगर 2000 जलाई हैं, तो पंजाब में मान लो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 25,000 हो गए। तो ये ऐसे एक्सट्रापोलेट करना इज कंप्लीटली नॉनसेंस। इसमें एक और पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं। अनआइडेंटिफाइड और लावारिस बॉडी का भी एक प्रोसेस होता है। जैसे दिल्ली में सबका अलग अलग है सभी म्यूनिसिपैलिटीज में, बट दिल्ली का जैसे मैं बताऊं, 72 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई क्लेम करने नहीं आता है, मान लो पुलिस को कोई लाश लाश मिली रोड के ऊपर, उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, दैट इज क्लासिफाइड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एज अनआइडेंटिफाइड या लावारिस, और उसका क्रिमेशन कर दिया जाता है 72 घंटे के अंदर अंदर। अब वो 72 घंटे में पुलिस जो है वो पब्लिश करती है, उसको अलग अलग तरीके हैं। 90s की अगर हम बात करें, 80s की हम बात करें, पंजाब पुलिस ने पंजाब पुलिस की या किसी भी, कोई डिजिटलाइजेशन नहीं होता था, न्यूज़पेपर में छाप दिया या ऐसे करवा दिया। वो एक मेथड होता था कि भाई क्लेम करने के लिए कोई आना है तो आ जाओ, अगर नहीं आए तो कर दे। तो हमको इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि 2097 जो नंबर दिया था उस समय, अब उसको 25,000 कर दिया है। ठीक है, वो पता है, वो उस समय कोई 25,000 की बात नहीं हो रही थी, 2097 की बात थी। उसके बाद सीबीआई का जब केस चला खालड़ा के, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में रिपोर्ट आई थी सीबीआई की, और उसमें जो डेटा आया था वो 2097 भी नहीं था, वो 700-800 ऐसा कुछ नंबर है। वो इट्स नॉट इवन 1000 कि जिनको जो अनआइडेंटिफाइड है, और उसमें भी ये प्रूव नहीं है कि वो पुलिस की वजह से मारे हैं। उसमें से मेरे ख्याल से 130 या 140 ऐसा नंबर है कि जो पुलिस के बुलेट से मरे हैं। ठीक है, तो ये देखो कहाँ 25,000 और कहाँ 150 भी नहीं है। तो ये हमको देखना पड़ेगा। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, 1990-91 की बात है जब ये अपना खालिस्तान लिबरेशन इंटरनेशनल करके एक मैगजीन चलाते थे। आपने सही कहा कि ओजीडब्ल्यू एक तरीके से वर्कर थे, ये ऑन ग्राउंड वर्कर थे खालिस्तान के लिए। तो वहां पे उस मैगजीन में 91-92 में ये लिख रहे हैं, और अभी इन्होंने अपना कोई ह्यूमन राइट्स का ये इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू किया है, अभी 1-2 साल पहले की बात है ये, जब वो पहली बार किसी क्रीमेशन ग्राउंड में जाके वहां पे जब वो पहली बार रजिस्टर देखते हैं, उससे 1-1.5-2 साल पहले की बात है, जब वो कह रहे हैं कि 50,000 लोगों को पंजाब पुलिस ने मार दिया है, पंजाब ये सिख नौजवानों को। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने कही कि 5 लाख इंडियन आर्मी के सैनिक दिन रात घूम रहे हैं और सिख नौजवानों को मारने के लिए दिन रात ढूंढ रहे हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स खालड़ा साहब की हैं। आज भी है ना, जैसे वो शमशान घाट है अमृतसर का, एक शीतला देवी है, तो वहां पे सारे ड्रग एडिक्ट हैं। अब जैसे ये कोई हम मुसलमानों की तरह दफनाते तो है नहीं, हमने संस्कार करना है 3 दिन के अंदर, जो लाश है सड़ने लग जाती है। तो भाई अगर किसी जैसे बिहारी मजदूरों को इन्होंने इतनों को मारा, अभी मैंने आपको बताया सिमरनजीत सिंह मान को, अब वो कौन उनका बिहार से कुछ लेने आया? तो भाई कुछ नहीं, अगर 2-3 दिन तक तुम्हारी कोई क्लेम नहीं है, कोई ड्रग एडिक्ट है, मतलब उसने सारे के सारों को ये कह दिया कि भाई ये सिख हैं और इनको पुलिस ने मारा है, ये भाई ये क्या नॉनसेंस, ये नॉनसेंसिकल अजम्पशन और आउटरीचियस एक्सट्रैपोलेशन। अच्छा ये देखो, ये भी जो है ना खालड़ा का, यहाँ जो एक बात है वो मैंने तुम्हें भेजा भी था, जब ये रिलीज होगा मे बी यू कैन डू अ स्क्रीनशॉट। ये जो कह रहे हैं ना ये किसान आंदोलन, मैं तो पहले से शोर मचा रहा था, जब किसान आंदोलन हो रहा था, मैं 2021 का दिखाता हूँ, यही जो कनाडा का नेटवर्क है वो लोगों को कह रहा है कि
इन्होंने भाई एयर इंडिया धमाका किया, इन्होंने इतना कत्लेआम किया। अब ये जो सारे भाग गए कनाडा में, तो इनको जस्टिफाई कैसे करें? इनका था कि इंडियन इंडियन स्टेट ने हमारे साथ जेनोसाइड कर दिया, ठीक है, और हम तो बेसिकली रेजिस्टेंस कर रहे थे और हमारे लाखों लोग मर गए। उसके लिए मतलब अब यही बात ये इस मूवी में दिखाई जा रही है। और आपको मैंने आपको भेजा है कि 2021 में ये खालिस्तानियों ने अपना लेटर सिस्टम शुरू कर दिया। ये सारी मेलिंग लिस्ट में देते थे, ये खा रहा है, ये हमारे इसने बताया कि इंडिया में हमारे साथ जेनोसाइड हो गया, और आप इसकी किताबें खरीदो, एक आप खरीदो, एक हम आपकी तरफ से खरीद देंगे, किसी और को दे देंगे। और ये 2021 में हुआ और 2 सालों में इन्होंने मूवी भी बना दी। रिलीज तो अब हो रही है ना, जो प्रोपेगेंडा उधर से आया। और अच्छा, ये जो दिलजीत दोसांझ है, मैं आपको एक बात बताऊं। दोसांझ के ऊपर आने से पहले मैं एक पॉइंट और लावारिस लाशों के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। एनसीआरबी का डेटा है, ये मेरी तरफ से नहीं है। दिल्ली मतलब पूरे इंडिया में 1,08,628 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज जो हैं, उनकी उनका रिकॉर्ड है 2013 और 2015 के बीच में, 2 साल, 3 लगा लो, 2013, 14, 15, 21,900 दिल्ली में है। ये लावारिस बॉडी है। तो दिल्ली में कौन सा जेनोसाइड चल रहा था 2013 और 15 के बीच में भाई? एक तो लोगों को समझ में नहीं है कि इंडिया में चीजें काम कैसे करती हैं। एक लूप होल जो है कि हमको पता नहीं, आज तक हमको हैंडल नहीं करना आता कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करें। इट्स थर्ड वर्ल्ड, राइट? तो फर्स्ट वर्ल्ड की तरह नहीं है कि आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे, ये प्रोसेस है। और 80s में 90s में तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो हर स्टेट में है, उसको आपने पकड़ लिया एक डेटा को बिना ये समझे कि वो उसका क्या प्रोसेस है, और फिर आप उसको एक्सट्रापोलेट कर रहे हो इन सब चीज़ों को और विक्टिम प्ले कर रहे हो। बट हाँ, आप दोसांझ की बात कर रहे थे। अब जैसे दिलजीत ये सिंगर है ना भाई, तो तुझे सिंगर किसने बनने दिया? अब मैं आपको ये बताऊं, जैसे दोसांझ की पहली फिल्म थी चमकीला, जो असल में मैंने देखी थी। अब चमकीला को खालिस्तानियों ने मारा, मारने वाला था दीपा हिरावाला। अब जैसे इसका दोसांझ का जो इन्होंने कैलिफोर्निया में डिसरप्ट भी किया, तो डिसरप्ट करने वाले को आप ध्यान से सुनो। वो तो खालिस्तानी तो जो नारे लगा रहे हैं पन्नू के बंदे, वो हिरावाला जिंदाबाद करे, दे ओन अप टू द मर्डर ऑफ चमकीला। और ये जो दिलजीत दोसांझ है, इसने उधर उधर कर दिया जी, हमें नहीं पता कि खालिस्तानियों से धमकी आई थी कि नहीं आई थी, कि फेक चिट्ठी थी। ओ भाई, वो चिट्ठी रिकॉर्ड पे है। उसको ये मानो चाहे ग्रुप ने, ये जो बलात्कारी ग्रुप ने और वो केसीएफ ने भेजी हुई थी और केएलएफ ने भेजी हुई थी। और उसको जो मारा, खालिस्तानियों ने मारा, वो जी हमें नहीं पता कि जी क्या पता पुलिस ने मार दिया हो। अब मैं आपको बताता हूं कि चमकीले को तो मारा ही मारा। अब जैसे जिस 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 कैरेक्टर को इन्होंने डिमोनाइज किया, अजीत सिंह संधू को, उसको सग्गू सग्गू बना चमकीले दिया। का तो ये चमकीले का जस्टिफाई करते हैं कि वो गंदे गाने गाता था इसलिए मार दिया, तो बहुत लोग सिंपैथी लेते हैं। लेकिन और एग्जाम्पल आप बताओ। हाँ तो ये, अब देखो चमकीले को तो मारा। अब पंजाब के सबसे दो बड़े फोक सिंगर कौन है? ये क्या कहते हैं अपना, गुरदास मान और मोहम्मद सदीक। उस टाइम की अखबार की चिट्ठी है, मैं आपको दूंगा, जब टेररिज्म केपीएस गिल ने खत्म कर दिया। तो ये इंडिया टुडे की खबर है, और ये मैंने अपने ट्विटर पे शेयर भी की हुई है, आपका ये होगा तो वो कहते हैं जी कि अब गुरदास मान जो था वो टेररिज्म के टाइम पंजाब छोड़ के भाग गया था। अब टेररिज्म खत्म किया इन्होंने, केपीएस गिल वालों ने, तो ये वापस आ रहा है। मोहम्मद सदीक जो था, उसने आटे की चक्की चला ली। वो तो भाई फोक सिंगर गा रहा है, उसने किसी को मारा। तो ये सारे के सारे को इनका ये हाल था। मोहम्मद सदीक और वो उस टाइम आता है पहली बार, जो हर जगह गाने बजे रहे ना सुरजीत बिंद रखिया। तो इस रिपोर्ट में भी आता है कि चमकीला तो मार दिया, बट एक नया सिंगर आ रहा है सुरजीत बिंद रखिया। तो भाई अगर वहां पे टेररिज्म ना साफ करते, और उसमें सबसे बड़ा हाथ था जिसको इन्होंने डिमोनाइज किया, अजीत सिंह संधू को। अजीत, आपको ये अरियंत, आपको हैरानी होगी कि मैक्सिमम टेररिस्ट ने बेअंत सिंह के अंडर नहीं सरेंडर किया। मैक्सिमम टेररिस्ट ने केपीएस गिल के अंडर नहीं सरेंडर किया। मैक्सिमम टेररिस्ट जो माजा में था, वो उसने अजीत सिंह संधू के अंदर सरेंडर किया। वो बंदे को 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है। और वो बंदे, मैं आपको अखबार की कटिंग दिखा देता हूं कि आर्मी वाले उसको दे रहे हैं कि भाई ये बहुत बहादुर आदमी है। कि जैसे इन्होंने एक बच्चा उठाया हुआ था, 2.5 लाख की फिरौती मांग रहे थे, और वहां पे क्या कहते हैं अपना, 2 नामी आतंकवादी थे जिनके ऊपर 2.5 लाख का इनाम था। तो अजीत सिंह संधू को जो ट्रैक्टर का टैंक बना के खेतों में से चला गया, और इसने 8 खालिस्तानी मार दिए, जिसमें 2 नामी वो थे। तो एनीवेज, मैं को ये नहीं कह रहा कि इट वाज अ वॉर। इसमें देखो ये क्या है कि व्हाट वी वर, देखो ये कितना बड़ा है। एक तो आप देखिए पंजाब का जो आतंकवाद था, ये एक आतंकवाद है जो खत्म हो गया। बाकी आपका अगर ये ऐसे आतंकवाद शुरू हो जाए तो ये खत्म थोड़ा ना होता है। कश्मीर खत्म हो गया, अफगानिस्तान खत्म हो गया। तो ये देखिए, अच्छा दूसरा भी जो आतंकवाद है, जब इट वॉज अ वॉर,
एंड यू आर एक्चुअली पुटिंग पुलिस टू फाइट इट। तो पुलिस बेसिकली यूजली जैसे आर्म फोर्सेज जाती है ना, तो वो जाती है, उनको आप स्पेशल प्रोटेक्शन होती है। जो सिविलियन पुलिस को आपने भेज दिया और आप कह रहे हो कि आप एक आपके ऊपर वॉर है और आप कह रहे हो सिविलियन के अंदर आप करो, मतलब इसकी एफआईआर काटो। अब मान लो अगर हमें पाकिस्तान पे कोई जगह छुड़ानी है या बांग्लादेश से छुड़ानी है, तो आप ये कहोगे कि भैया इसकी एफआईआर क्या है, तुमने ये बंदा कैसे उठाया। एक वॉर लाइक सिचुएशन थी। अच्छा रिया, तो उसमें भी होता है कि वॉर भी दो तीन तरीके की होती है। एक तो नॉर्मल वॉर है कि आपने उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में मारा, इसने इसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में मारा। दूसरा क्या होता है, उसको कहते हैं आप हार्ड वॉर। ठीक है, जैसे अब अमेरिका क्या क्या कर रहा है, वो ईरान का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट करा अभी रिसेंटली। तो यहाँ पे भी मैं अपना साउथ कैरोलिना में गया, मैं हैरान रह गया कि जो इनकी वॉर थी, तो ऊपर से जो शर्मन आया जिसके नाम पे ये टैंक बनाया है, जो इनका लीडर था मेन नदन का, तो उसने दिखाया, उसने जो जो साउथ की मेन खेतों को थी, इट वाज व्हाट यू से एग्रीकल्चरल लैंड था वो सारा का सारा। तो उसने सारा का सारा, जैसे एक वहां पे खेती होती थी, सारा नमक डाल दिया कि कितने सालों तक यहाँ पे खेती ना हो कि ये भूखे मर जाएं। एंड उसको कहा भी गया कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तो उसने कहा नहीं, वॉर इज इवल, बट अगर हम इसको इमीडिएटली जीत जाएं तो कम कत्ल होंगे, इट विल बी लेस, लाइक वॉर इज इवल। सो एक तो है कि यू हैव टू रिड्यूस इट एज फास्ट एज पॉसिबल, और शर्मन अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो है। अच्छा, सेकंड है कि एक हार्ड वॉर से भी होता है टोटल वॉर। टोटल वॉर क्या होता है कि जापानीज ने जैसे चाइनीज के ऊपर कर दिया, कि वो उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं कर रहे, उनके सिविलियंस को मार रहे हैं। या बेसिकली ये आपने देखा बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ने जो बांग्लादेशी हिंदूज के साथ किया। तो जो खालिस्तानी आतंकवाद था, ये थोड़ा कर रहा था कि ये इन्होंने तो सारे हिंदूज को स्लॉटर करना शुरू किया यहाँ पे। मतलब ये मैंने बताया, जैसे ये केपीएस गिल को बुरा बोलते हैं, तो केपीएस गिल 1991 में नहीं था, सबसे ज्यादा किलिंग्स हुई। तो बस तीन ही ले लो आप कि मतलब मैसेकर तो बहुत होते रहे, बट तीन बड़े ट्रेन मैसेकर होते हैं, एक जनवरी में, एक जून में, एक दिसंबर में। अब वो जो जून वाले के मैंने फोटोज डाले हुए थे, तो इन्होंने अटैक किया और उसके अंदर 110 लोग मरे कम से कम, कोई 126 कह रहा है, और उसकी फोटोएं हैं कि प्लेटफॉर्म पे सारे हैं। हिंदुओं को उनके धर्म देख के मारा गया, उनको अलग करके मारा गया। और आप देखो पहलगाम में जो किया है ना, कि पहलगाम में उन्होंने हिंदुओं को देख के तो मारा कि भाई ये हिंदू है, उनके बीवी बच्चों को नहीं मारा। नाउ मुझे तो ये सारी अखबारें पढ़नी शुरू हुई। नाउ यू कैन बेसिकली आस्क चैट जीपीटी की जून 91 जो ट्रेन मैसेकर रहा है, उसमें हिंदुओं को अलग करके उनके बीवी बच्चों को मारा ये खालिस्तानियों ने। सो व्हाट दे हैड इन्फ्लिक्टेड, कि पुलिस वालों को भी है कि उनके बीवी बच्चे मर रहे हैं। जो आज आर्मी वाले बैठ के ट्विटर पे ये जो अपने आप को हीरो बन रहे हैं ना, कमांडो बन रहे हैं, ओ भाई तुम लड़ने जाते हो, तुम्हारा सम्मान है और तुम्हें सम्मान देते हैं, बट तुम ये है कि भाई अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे बीवी बच्चों को ध्यान होगा, मेरे बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, मेरी मेरी वाइफ को पूरी जिंदगी सीजीएस मिलेगी। ठीक है, जो गिल के साथ बंदे लड़े हैं उनको तो पता है कि भाई अगर मैंने कुछ भी किया, मतलब हमारे बीवी बच्चे मरेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे एक और इनका जो खालिस्तानी हीरो है जिसने कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं की अकॉर्डिंग टू जसवंत सिंह खालड़ा, उसका नाम था सुखदेव सिंह बब्बर। ठीक है, अब सुखदेव सिंह बब्बर ऑन रिकॉर्ड है, उसके कितने इंटरव्यू थे कि हाँ, वो कहते आपने कितने निरंकारी मारे, कहता जी पहले तो काउंट थे, मतलब मारे होंगे 50, 100, 200, अब तो काउंट ही छोड़ दी हमने, इतने मारती हैं। तो ये वो बात कहता था। जिस जिस दिन वो मरा, तो उसके वहां से वो लड़कियां मिली जो एक रिलीजियस सिंगर गाती थी, नाबे वाली बीबियां। तो उसने उनको सेक्स स्लेव की तरह रखा। और अरियन, मैंने आपके ये पहले इंटरव्यू में बोला, बाद में जो ये वो उनका ये जो इसको हीरो बनाते हैं, वो उसने मतलब ही इज मच बेटर देन ऑल दिस पीपल हु वेंट दिस वे, एक कुकी गिल है। तो जो जो मैंने बातें बोली, वो उनमें से बहुत सारी बातें वो खुद बोल गया पंजाबी चैनलों पे कि ये जी उसके साथ नाबे वाली बीबियां मिली, और उसके साथ ये जो इन्होंने बिन बात का आंदोलन किया हुआ था कि जी ट्रेन का नाम बदल दो, ये सारी व्हाट आई सेड इन योर फर्स्ट इंटरव्यू, मेनी ऑफ द थिंग्स कुकी गिल। और जिस दिन सुखदेव बब्बर जैसे दरिंदे को मारा गया, 37 क्या कहते हैं पुलिसमैन विद इन 24 आवर्स, एंड 63 ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स हैव बीन किल्ड। तो आप एक वायलेंस, एक वॉर की सिचुएशन में हो, दूसरी साइड ने आपके ऊपर टोटल वॉर इन्फ्लिक्ट कर दी है। अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें जो उसके 2 लड़कियां थी छोटी-छोटी, एक 9 साल की शायद, एक 7 साल की, एक 13 साल का बच्चा था। तीनों बच्चों को मारा, घर में घुस के, और मतलब ये इन पांचों को पूरी फैमिली खत्म कर दी। नहीं अरिहंत, आप किसी भी वॉर में जाते हो ना, इट वाज बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट वाज नॉट कि किसी ने कोई सिविल अनरेस्ट हो गया, कि किसी ने कत्ल कर दिया, यू वर इन अ वॉर। वॉर में कोई भी आप जैसे वायलेंस यूज करते हो ना, इट इज बेसिकली ऑन आपके ऊपर कितनी वायलेंस इन्फ्लिक्टेड है उस एरिया में। अब जैसे आप कंट्रोल कर लो, जैसे आपको तो पहले तो मुझे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते थे। आप देखो, जैसे एक अर्बन एरिया में आप फाइट कर रहे हो जहां पे आपसे कहीं भी गोलीबारी हो सकती है, तो आप ये देखो, यूएस ने फाइट किया फलूजा के अंदर, ठीक है, इसराइल ने फाइट किया गाजा के अंदर,
उसके अंदर भी जो फलूजा वो किया, तो वो अपने कैंटोनमेंट में रहते हैं, मतलब वो कोई नॉर्मल एरिया, और उनके बीवी बच्चे बचे हुए हैं, ठीक है। थर्ड थिंग इज, उनके ऊपर पूरे वर्ल्ड की इंटेलिजेंस है। केपीएस गिल के टाइम तो बुलेट प्रूफ कार भी नहीं थी, वो कहते 6 महीने मिलेगी एक कार मिलने में। That was the situation of India now. So this was the situation of the brutality. This was the risk that people were fighting over. Their families were under attack. So this was the brutality. The violence you use is a function of all this. कि भाई तुझे गोली पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, तेरी बीवी को गोली पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, तेरे पास इंटेलिजेंस कितनी है। तो इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, वायलेंस तो इन्होंने केपीएस, अब ये कहते हैं जी केपीएस गिल ने बंदे मारती, मैंने आपको पहले भी बोला, अगर केपीएस गिल बंदे मारता, तो अगर आपके पास, आप भिंडरावाले की औलाद नहीं हो, आप इंसान के बच्चे हो, तो ऑब्वियस थिंग है ना कि जब केपीएस गिल सारा टाइम तो रहा नहीं। अगर केपीएस गिल ने बंदे मारे हैं, तो दैट मीन्स व्हेन केपीएस गिल कम्स, द किलिंग शुड गो अप। बट इफ यू एक्चुअली लुक एट द डेटा, द फैक्ट इज कंप्लीटली टू द कॉन्ट्ररी। The killings go down. Killings go down not of just the policemen. Killings go down also of the terrorist, because he is working on very strong intelligence. वो बहुत ऑब्जेक्टिवली था। मतलब मैं आपको अरियत एक और बात बताता हूँ, मैंने आपको भेजा भी था, पीपल विल बी ब्लोन अवे, कि जब 9/11 हुआ अमेरिका में, तो जॉर्ज बुश ने जब स्पीच दी, मतलब केपीएस गिल वॉज सच ए ग्रेट स्कॉलर ऑन काउंटर टेररिज्म। तो मैं एक बार, मुझे किसी बंदे ने भेजा, ये कनाडा का भी जो वॉर स्टडीज डिपार्टमेंट है, उसमें केपीएस गिल का रेफरेंस दिया हुआ था कि काउंटर इंटेलिजेंस, ये जो टेररिज्म को कैसे डील किया जाए, कनाडा में जहाँ सारे खालिस्तानी भरे पड़े। जब जॉर्ज बुश ने स्पीच दी, तो उसके अंदर टेररिज्म है, तो उसके टेररिज्म है क्या चीज है, मतलब हाउ डू यू डिफाइन, एक तो वर्ड है ना, बट उसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या सफर करते हैं, वो एक केपीएस गिल को रेफर कर रहा है। और आप ये सोचो, उनके पास पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, स्ट्रेटेजी का जर्नल है, वो एक इंडिया के बंदे को कर रहा है, और इंडिया के लिए पुलिस वाले को कर रहा है। मतलब वो अच्छा, उसने किलिंग्स तो बेसिकली खत्म कर दी ना, कि आप बेसिकली, अच्छा दूसरा ये कहते हैं कि जी अंधाधुंध बंदे मार दिए। एक ये बात है कि अंधाधुंध बंदे मार दिए, भाई अगर अंधाधुंध बंदे मारे होते, तो भिंडरावाले की औलादे मार देते। जिसने ये सारी की सारी आग लगाई, भिंडरावाले के भतीजे मार देते। जो शाहबेग सिंह ने इतने मिलिट्री के बंदे मारे, शाहबेग सिंह के वो भाई और पुत्र मार देते भाई, कोई भी नहीं मरा। जो भिंडरावाले का भाई है वो आर्मी में सर्विस करता रहा। जो ये अपना शाहबेग सिंह का भी बेटा है, उसके ऊपर पता नहीं कोई डिसिप्लिन हुआ, बाद में वो भी आर्मी ज्वाइन कर गया। तो भाई सारा को तो खुली छुट्टी दी हुई है। जब जब वायलेंस खत्म होगी, जब पुलिस के ऊपर नहीं था कि भाई हमारे बीवी बच्चे मर रहे हैं, तो उसके बाद तो सारे हैं, जैसे ये जाफरवाल है और ये दलजीत सिंह बिट्टू है, ये ए ग्रेड टेररिस्ट थे, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की कत्ल की जिम्मेवारी ली हुई है। आज भी जफरवाल जिंदा है, आज भी दलजीत सिंह बिट्टू जिंदा है, बट पुलिस इनके खिलाफ कुछ नहीं करी, क्योंकि आप वॉर जोन में नहीं हो, कि ठीक है ये अपनी बकवास करते रहे, बट इनको ठीक है थोड़े टाइम जेल भेजा, तुम अपनी बकवास करते रहो। सो एक्चुअली इफ यू लुक एट द डेटा, द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन पंजाब was the most, not just the most successful, it was the most humane operation in the history of the world anywhere. And just to give you one last point, like for example, आप ये देखो, श्रीलंका एक छोटा सा देश है, उसका टेररिज्म कितने टाइम चला आपको पता है? श्रीलंका में कितने लोग, 1 लाख लोग मरे श्रीलंका के अंदर, 1 लाख लोग। तो ये क्या बकवास लगा रखी है भाई, मतलब एक है, बट ये जो है ना, गिल साहब बहुत कहते थे कि भाई इट इज नॉट अ, गिल साहब की दो थी, वो कहते इट इज नॉट अ सेंटर स्टेट इशू, इट इज नॉट अ हिंदू सिख इशू, यू ट्रीट इट लाइक लॉ एंड ऑर्डर इशू। मतलब, और आप जो है कि बेसिकली ये जो बदमाश जट हैं, जो भिडरा वाले हैं, वो आप धार्मिक जट जो है उनको डील करना है, तो कि इनको कैसे डील करना है, दैट वाज हिज ओन थिंग। और जब वो बार बार ये कहते थे कि भाई कि आप पुलिसिंग में इंटरफेरेंस मत करो। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 2 किलिंग हुई हैं, मोस्ट किलिंग्स इन दिस 13 ईयर और 15 ईयर एडवेंचर, इज द 2 years when गिल 1 साल हटा दिया था, एक साल बिल्कुल उसको दबा दिया था, काम नहीं करने दिया। मोस्ट ऑफ द किलिंग्स हैपेंड एट एक्चुअली दैट टाइम। अच्छा, लास्ट अरियंत आपको, चलो गिल जो है कि अगर वो इतना था, अब ये देखो पंजाब के बाहर भी जब हमने ये ब्लू स्टार किया, तो उसमें सैकड़ों लोग मर गए, ठीक है। और जब ब्लैक थंडर था तो कोई जाना नहीं चाहता था, जब गिल ने किया उसके अंदर एक भी बंदा नहीं मरा, खालिस्तानी तो मरे 2-3 दर्जन, और सारों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इनकी बेइज्जती हुई। अगर टेररिज्म उसी वक्त खत्म हो जाता, अगर गवर्नमेंट को कोई सेंस होती। उन्होंने दिखाया कि भाई कि इन्होंने, उस टाइम की फोटोएं बनी है, मैंने ये डाला भी हुआ है, कि इन्होंने जो गर्भगृह है जहां पे आप माथा टेकते हो, मतलब अगर आप हरिमंदिर साहब में जाओ, वहां पे इन्होंने टियां की हुई थी। नाम भूल गया मैं, वो बहुत भारी टाइप बंदा था जिसने वहां पे डिफेकेट कर दिया था। इन्होंने तो वो करत सिंह थंदे नाम था उसका, करत सिंह थंदे। आपको पता है आतंकवाद के जोर में जो पकड़ा गया कि ये बंदा वहां पे था, इसने वहां पे टट्टी की है, उसकी करत सिंह थंदे का इन्होंने गुरुद्वारा बनाया हुआ था। ये तो गिल ने वहां से गुरुद्वारा हटाया करत सिंह थंदे का। वहां से काल तख्त के वहां पे मलबे में से
3-4 दर्जन लाशें मिली हैं। ये सारे के सारे, क्योंकि गिल का क्या था कि भाई इन पागलों का कुछ नहीं पता, ये गुरुद्वारा उड़ा देंगे, नाम हमारा लग जाएगा। सो ही ब्रॉट द एंटायर मीडिया ऑफ द वर्ल्ड टू एक्चुअली लुक एट द ऑपरेशन। तो वहां पे सारे बंदों ने रिपोर्ट किया है। ये कोई मैं नहीं कह रहा, आप मार्क टली से लेके कोई बाहर का भी जर्नलिस्ट देख लो कि वहां से लाशें मिली हैं। वो उनका ह्यूमन राइट्स का क्या कि किसी भी औरत को उठा के उसका बलात्कार किया। कैप्टन ने ये पंजाब असेंबली के फ्लोर पे कहा कि मैं वहां पे गया तो एक लड़की मलबे में से निकली और उसकी पैंटी से उसका उसका गला घोटा हुआ था ये खालिस्तानियों ने। तो आप देखो ना गिल के टाइम क्या हुआ, इतनी दरिंदगी थी वहां पे, और वहां पे ऑलमोस्ट नो कैजुअलिटी। फिर उसको गुजरात भेजा गया, ठीक है। अब गुजरात के अंदर जो है व्हाट डू यू से कि 2-2.5 महीने से वो राइट कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। एंड देन दे सेंड गिल, एंड इन बेसिकली 1 वीक, अबाउट 1 वीक, द वायलेंस इज बेसिकली पुट अंडर कंट्रोल। सो यू एक्चुअली हैव एविडेंस कि बेसिकली एक बंदा जो है ही इज लाइक सो क्लिनिकल अबाउट इट, where others are not able to manage. He is able to have minimum casualties and actually sort out the problem. And this was exactly in Punjab. But because he defeated them, तो ये बेसिकली इन्होंने किया हुआ है। एंड द नेक्स्ट जनरेशन ये उसको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बिकॉज मैं आपको एक और चीज बताता हूँ रियान, इफ यू नोटिस केयरफुली, जैसे एक वो क्या कहते हैं, जब ये टेररिज्म खत्म हो गया तो इनसे पूछा गया, जैसे एक मेरे पास वो किम बोलन का है कि वो वेस्ट की कनाडा की जर्नलिस्ट थी, तो उसने इंटरव्यू किए। उसके अंदर सिमरनजीत सिंह ने माना, उसने पूछा अच्छा आप ये कह रहे हो कि हम तो रिलीजियस वॉर लड़ रहे हैं, तो वहां हार कैसे गए? तो उसने माना कि भाई ये जो खालिस्तानियों थे इन्होंने सिखों की लड़कियां उठानी शुरू कर दी, इसलिए हमारा पॉपुलर जो सपोर्ट था वो खत्म हो गया। भिंडरावाला का जो भतीजा था, और ये नहीं कोई रैंडम भतीजा, जो इसका टेररिज्म, जब भिंडरावाला ये मर गया तो उसने जिसका बीड़ा उठाया ये काम करने का सारा दुनिया में टेररिज्म फैलाने का, जसबीर सिंह रोडे, वो आज भी जिंदा बाय द वे। उसने ये माना कि हाँ भाई ये जो मान कर रहा है ये ठीक है कि हमने बलात्कार करने शुरू कर दिए थे इसलिए यहाँ पे खत्म हो गया। और जो आप उस टाइम की ह्यूमन राइट रिपोर्ट पढ़ो भी कि यहाँ जो वेस्टर्न जर्नलिस्ट आके इधर उधर की बकवास करते हैं जी बहुत एक्सेसिव हो गए ये वो हो गए, वो जब पढ़ते हैं तो एक्चुअली इफ यू रीड केयरफुली दे ऑल्सो मेंशन कि मतलब ये जो केपीएस गिल है, ही इज बीइंग अक्यूज्ड बाय दिस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बट फॉर द ऑर्डिनरी पंजाबी ही इज अ हीरो। दिस इज दे एक्चुअली नोट दिस कि जब वो लोगों से जाके पूछ रहे थे, जब ताजा ताजा माहौल था कि वहां पे क्या था, तो गिल वॉज बेसिकली द हीरो। अब वो नहीं है तो उसको बेसिकली डिमोनाइज कर रहे हैं। बट अगेन उस गिल का क्या बिगड़ जाएगा? उसने तो इस देश को, इस सिक्की को, इस भारत को जो देनी थी दे दी। भाई तुम ये जो आग लगा रहे हो एंड में, बेसिकली ये जो खालिस्तानी जाटों ने आग लगाई थी, तो ये सब हिंदुओं को तो भगा दिया, हिंदुओं का तो चलो, और वो उनके साथ बहुत बुरा हुआ, अपने देश के अंदर उनको दोबारा विस्थापित होना पड़ा। बट मैं मतलब वो तो ठीक हो गए। जो लड़कियां जो बलात्कार हुई हैं वो ज्यादातर जाट सिखों की हुई हैं। तो ये बेसिकली जैसे पाकिस्तान आग लगाता है, पाकिस्तान बच गया क्या? आज उस पे भी देखो मतलब कितने मतलब वो हुए। अच्छा, और यहाँ देखो और पर्सपेक्टिव है, अब ये भी है। अब ये जो एक कोई कह रहा था जी सिख ये वैसे इस बात पे मैं गिल साहब से भी डिसएग्री करता हूँ। गिल साहब की किताब के अंदर क्या है जी कि देखो जी सिख जो है हिंदुओं से ज्यादा मरे हैं, ठीक है, और ये बात सच है, बट इसका भी एक परिवेश है। आप ये देखो कि भाई जाट सिखों ने, खालिस्तानी जाटों ने, जो मतलब जाट सिखों में से जो खालिस्तानी थे, उन्होंने टेररिज्म अनलीश कर दिया। उसका एक काउंटर रिएक्शन आया। और जब ये जाट सिखों की लड़कियां उठनी शुरू हो गई, उनके बीवी बच्चे मरना शुरू हो गए, तो उन्होंने पूरी जान लगा के, और उनको गिल साहब की लीडरशिप मिल गई तो उनको फाइट बैक किया, ठीक है। अब उसके अंदर बंदे मरे हैं, बट भाई हिंदू ने तो कोई डिमांड नहीं की ना, हिंदू ने तो कोई हथियार नहीं है, उसको क्यों मारा हजारों की संख्या में? अब जैसे पाकिस्तान के बहुत लोग, पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, अब पाकिस्तान बार बार ये कहता है जी वी आर द वर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म, कि जी हमारे इतने बंदे मर गए। ओ भाई तुम तो टेररिज्म फैला रहे हो। अब अगर एसजीपीसी और ये जो सिख जत्थेबंदियां टेररिज्म फैला रही हैं तो उसके अंदर सिख कैजुअलिटी तो होंगी होंगी, बट हिंदुओं को तुमने क्यों मारा? And Aryan, this is actually the most interesting point that people actually don't say. If not for KPS Gill, the social fabric of Punjab would have completely collapsed. क्योंकि हिंदुओं को तो ये था कि हमें बिन बात के मार दिया, हमने कुछ भी नहीं किया, हम अपने देश में बेसिकली हमें कश्मीर जैसा हमारा हाल हो रहा है। बट उन्होंने ये देखा कि हाँ ये केपीएस गिल सिख है और इसके नीचे भी सिख हैं जो इससे लड़ रहे हैं। दैट वॉज दी ओनली रीजन कि इन्होंने खत्म किया, इन्होंने सैक्रिफाइसेस किए, इनके बीवी बच्चे मर गए, इनके परिवार मर गए। दैट वॉज देयर वॉज सम काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन। अदरवाइज द सोशल इन, भाई आप तवलीन सिंह के पढ़ो जो खुद जाट सिख है, जिसने जो किया, वो बता रही है कि केसीएफ ने अपने नाम से लगाया कि हिंदुओं तुम चले जाओ नहीं तो तुम्हारी औरतें नहीं छोड़ेंगे। उनकी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता था, उनकी जमीनें उन्होंने सारे उन्होंने कब्जा कर ली। उन्होंने रैंडम लोगों को मारना शुरू कर दिया कि लोग कैसे पागल हिस्टीरिया में मर गए। ये तवलीन सिंह की रिपोर्ट है जो मैंने शेयर की हुई है। तो केपीएस गिल ने भारत नहीं बचा लिया, सिक्खी नहीं बचा लिया, पंजाब का अगर सोशल फैब्रिक कोई जिंदा है तो उसकी वजह से आप किसी भी पंजाबी हिंदू से पूछो कि केपीएस गिल मसीहा है कि नहीं है।
तो ये जिस राह पे चल रहे हैं, ये दे डोंट नो व्हाट व्हाट वर्ल्ड विल कम टू देम। हाँ, वो मतलब एक इंटरव्यू में गिल साहब कहते हैं ना कि सब मारे जाओगे तुम, मतलब ये अभी भी सुधर जाओ। बट बात ये है कि एक और मैं पॉइंट इसमें रखना चाहूँगा कि 2006 में एक बहुत ही ड्रेडेड टेररिस्ट अपने टाइम का हुआ करता था, सुखी कैट। तो उसका एक स्टोरी बाहर आया था उस टाइम पे। और लोगों को आश्चर्य इसलिए हुआ था क्योंकि सुखी कैट जो था, वो कैट बाद में बना। बट वो जब 1992 में पुलिस ने ये दिखा दिया था कि हमने इसको एनकाउंटर में मार दिया है। बट वो एक तरीके से पूरा फेक स्टेज किया हुआ इनकाउंटर था। और वो 2006 में बढ़िया लुधियाना में या जलंधर में कहाँ पे बढ़िया जिंदगी जी रहा था, उसकी कोई लड़ाई हो गई लोकल पुलिस वाले से। और वहाँ पे वो पकड़ा गया, वो रिवील हो गई उसकी आइडेंटिटी की, ये तो वो था और ये कैट बन गया बाद में। तो पूरा हल्ला मच गया था पंजाब में कि भाई तुमने तो ये दिखाया कि पुलिस ने मार दिया, ये अपना इनाम भी ले लिया पुलिस ने, और ये तो मरा नहीं है, तो जिंदा है। तो उस टाइम पे फिर डीजीपी जो थे और शायद अमरिंदर सिंह भी, उन्होंने सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे उस समय, सरकार में थे। 2006-7 थे, मतलब जब जाने ही वाली थी सरकार कैप्टन की। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी और कैप्टन सीएम ने ये एडमिट किया कि 300 से ज़्यादा ड्रेडेड टेररिस्ट, खालिस्तानी टेररिस्ट जो 90 90s में या 80s, लेट 80s में हमने दिखा दिया कि ये मर गए और पुलिस एनकाउंटर में मार दिए गए, वो सारे से के सारे जिंदा हैं। और वो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, कई लोगों को बाहर भी और कईयों को पंजाब में, इंक्लूडिंग इन पंजाब पुलिस में नौकरी भी दी गई। और वो इन्फॉर्मेंट बने और उन्होंने कई ऐसे जो टेररिस्ट थे खतरनाक, और उनको मरवाया। तो आप ये देखिए कि आप एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हो कि उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया कि अगर आप इंफॉर्मेंट बनना चाहते हो तो आप आके जिंदा भी रह सकते हो, और बढ़िया नौकरी भी आपकी हो जाएगी, बाहर भी सेट हो जाओगे, जहां कहोगे वहां पे सेट हो जाओ, ये रास्ता छोड़ दो। तो ये 300 को क्यों, ये सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट थे, ऐसा नहीं है। इसमें से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पुलिस में भी लोग थे जिन्होंने 300 300 400 400 लोग मारे हैं। ठीक है, वो बाद में पुलिस में आ गए और वो रिटायर हो गए अभी पुलिस में से। तो तो नहीं, ऐसे लोग भी हैं, और हियर ये आई विल लोग, डिसएग्री विद इनके यू इनको हियर। मारना तो बहुत ही जस्टिफाइड था। जब, नहीं, एक एक बात बताओ कि अगर बुच्चरी होते ये, तो ये तो इनको तो मारना सबसे ज्यादा जस्टिफाइड था। अगर सिस्टम ये ऐसा होता कि मारने पे ही आमादा है, ठीक है, मैं मान सकता हूं कि भाई दो चार पुलिसिए, हर हर रोटन एप्पल्स आर एवरीवेयर, तो वहां पे हो सकता है कोई प्रमोशन के लिए किसी इनोसेंट को मार दे, वो बहुत ही जघन्य अपराध है, मान लिया। लेकिन अगर एज अ सिस्टमेटिक अगर ये पॉलिसी होती, तो ये 300 लोग कैसे जिंदा रह गए और इनकी लाइफ इतनी बढ़िया कैसे होगी इन्फॉर्मेंट बन के। नहीं अरियन, बेसिकली आई डिसएग्री विद यू हियर। जो कैट भी बने थे ना, जो उस टाइम उनका ये था, उन्होंने यही, पुलिस ने यही आर्ग्यू किया, ये विर्क ने था, एंड गिल वाज बेसिकली सिटिंग विद हिम बिकॉज वो विर्क, उन्होंने यही कहा कि भाई आप कहते हो कि आप बंदे मार दिए, बल्कि हमने एक दूसरा सिस्टम किया कि इनको किसी तरह सोसाइटी में रिहेबिलिटेट किया जाए। और अब जब नहीं मारा, मतलब ऑफ कोर्स अगर हम इनको कहें कि ये ओपनली कहें तो इनको खालिस्तानी मार देंगे, राइट। तो उसमें ये, अब ये कहना कि ये सारे ड्रेडेड थे, दैट इज नॉट। बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस वैल्यू कितनी है। तो उसमें आप, मैं दो बताऊं, एक तो शेखर गुप्ता ने भी इसके बारे में कहा, एक और था, एक किताब थी टेररिज्म इन पंजाब और रिकरिंग नाइटमेयर, गुरप्रीत सिंह की। तो उसने बेसिकली ये जाके उस टाइम जब टेररिज्म खत्म हो रहा था, गांव गांव में जाके इंटरव्यू किए, एंड हिज बेसिकली थीसिस इज, समरी ऑफ इट इज कि एक्चुअली गिल इज सेलिब्रेटिंग विक्ट्री टू सून, एंड मे बी ही हैज अ टू सॉफ्ट अप्रोच, कि मतलब जैसे अब खालिस्तानी किसी के घर में जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो क्राइम करते हैं तो उनको ये है कि ये बंदा हमारी मुखबिरी कर देगा। तो वो क्या करते थे, उस घर के बंदे को खुद क्राइम में इन्वॉल्व कर देते थे, कि कल को ये हमारी मुखबिरी करे तो ये भी इन्वॉल्व है। और ये स्टैंडर्ड माफिया ऐसे तरीका होता है। एंड में बेसिकली ये था कि उसने बताया कि उसने खुद अटेंड किया कि वहां की जो पिंड की पंचायत है, अगर वो बताए कि हम इस बंदे को जानते हैं, ये कोई बंदा बदमाश नहीं है, इसने प्रेशर में आके खालिस्तानियों का साथ दिया या कुछ किया, और हम गारंटी लेते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, उस बंदे का केस खत्म कर दिया जाता था। मतलब आउट ऑफ इट,
तो ये बेसिकली ये अच्छा, और ये यही गुरप्रीत सिंह, और इसलिए गुरप्रीत सिंह ने इंटरव्यू भी किया था नाबे वाली बीबी का, जो सुखदेव बब्बर की सेक्स स्लेव थी। ये कनाडा गया ना, जब मैं आपको बताऊं, ये इनका एक तो मेन है कि इनकी जो प्रॉब्लम है, इनको हम सबको कनाडा जाना होता है, और कनाडा जाके इनकी राग बदल जाता है। तो जब ये कनाडा चला गया, अब मैं आपको बताऊं, ये इतना बदमाश बंदा है ये गुरप्रीत सिंह। तो इसके शुरू के जो आर्टिकल है ना, वो कह रहे, ये खुद ये जाट सिख यहाँ पे वहां पे गया, वहां पे ये कह रहा है ये हर जगह 84 कहते हैं, व्हाट अबाउट 85, कि मैं कनाडा में बैठा हूं, इन्होंने एयर इंडिया बॉम्बिंग कर दी। फिर इसने जब ये बात बोली, खालिस्तानियों को इसको डंडा बजना शुरू हुआ, क्योंकि पुलिस के खिलाफ तो जो मर्जी बोलो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, खालिस्तानियों के खिलाफ तो कॉस्ट देनी पड़ती है ना। फिर ये किम बोलन के पास चला गया, जो रिपोर्टाज कर रही थी, उसके सामने इसने रोना शुरू कर दिया। तो भाई वो कहे, भाई मैं क्या करूं, मैं तो खुद मतलब ये सिक्योरिटी में जी रही हूं। उसके बाद इसने डफली बदल ली, फिर ये खालिस्तानियों की बात करना शुरू हो गया। आज ये कहता है कि जो निज्जर था, जो कहता है जी सुसाइड बॉम्बिंग हमारा ग्लोरियस इतिहास है, निज्जर जो था मेरा स्पिरिचुअल मेंटर था, मेरा गाइड था, यही बंदा जो कह रहा था कि खालिस्तानियों ने इतने जघन्य अपराध किए। और केपीएस गिल जो है, उसकी सॉफ्ट अप्रोच है, ये कहता है जी निज्जर तो ये था। और यही बंदा जो कहता था आप 84 की बात करते हो, 85 का क्या, आज ये कहता है जी 85 तो क्या पता इंडिया ने करा दियो, ये केस दोबारा खोल दो। ऐसे लोग हैं, ये इनका कैरेक्टर है। और ये गिल के ऊपर करे, मैं आपको एक, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हो, एक आर्मी वाला बंदा है जो वो कुछ करता रहता है, ठीक है। तो मैं उसको भी उसने पंजाब में काउंटर इंसर्जेंसी में सर्व किया हुआ था, ठीक है। तो मेरा तो इंटरेस्ट है कि इट माई पैशन टू अंडरस्टैंड, तो मैंने उससे बात की। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो इतना घटिया। अच्छा, वो क्या कहता है, उससे जब मेरी बात हुई, तो ही वॉज सो प्राउड कि जी मैंने तो पंजाब काउंटर इंसर्जेंसी में एज अ पार्ट ऑफ द आर्मी पार्टिसिपेट किया। और गिल जो था वो तो ऑलमोस्ट, मतलब जैसे उसने प्रशंसा की कि गिल की लीडरशिप में हमने ये किया, गिल की लीडरशिप में हमने वो किया, तो ऐसा कर रहा कि भाई ही वॉज अ डेमीगॉड व्हेन ही स्पोक टू मी। अब जब हुआ कि मूवी निकल गई, अब मूवी आ गया, नफरत फैल गई। अब तो भाई, अब तो ये ट्विटर पे तो बकवास करनी है ना, माँ की छातियों में तेरे दूध है कि नहीं है। तो अब इसको लगा कि भाई अब ये तो नफरत फैला रहे हैं कि जो काउंटर टेररिज्म किया तो मैं मर जाऊंगा या मेरे बच्चे मार देंगे। इसने गिल को गालियां निकालनी शुरू कर दी, और कहता है गिल का तो कंट्रीब्यूशन ही क्या था, हम तो आर्मी वाले थे, आर्मी। ओ भाई, सारा ये जो काउंटर टेररिज्म इन पंजाब है, दैट वाज स्टडीड द वर्ल्ड ओवर बिकॉज इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। तो इसके अंदर जो आर्मी होती थी वो आउटर कॉर्डन करती थी, और जो पंजाब पुलिस थी वो फ्रंट पे जाके लड़ती थी। ये कोई ये लकी डू तुम, ये तो इनका यार करेक्टर है, ये गुरप्रीत सिंह, और मैं दूसरे आर्मी वाले बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, बट ये सारा के सारों का ये है भाई, इनके इन पट्टों की यही होती है। अच्छा, खुद क्या कह रहा है, मैं आपको दूसरी बात कह रहा था कि मैंने हजारों बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स, और ये क्या कहते हैं, ये मतलब ये सारा का सारा स्टडी किया, रिपोर्ट आज पढ़ी, ठीक है, कि पंजाब टेररिज्म, क्योंकि ये मेरा वो समझना था। उसके अंदर से मुझे ये आया कि गिल की ये बात बिल्कुल ठीक है कि इट वाज द मोस्ट ह्यूमन ऑपरेशन। आई वाज ब्लोन अवे। वो मैंने आपको आपको भी कहा, एंड यू कैन गिव योर ओन थॉट्स, जो उसकी 2 मिनी बुक्स हैं ऑन काउंटर टेररिज्म। I thought they were the best work on Punjab terrorism and the best work on counter terrorism in general. And it is not any polemic. What he's talking about, objective facts carefully referenced. पूरा डेटा फैक्ट्स जो है उसके ऊपर वो बात कर रहा है, कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा। एंड अरियन, यू कम टू यूएस समटाइम्स माई लाइब्रेरी, आप देखो मेरे पास साइकोलॉजी है, मैं धर्मा है, इकोनॉमिक्स है, मतलब आई हैव अ वेरी वाइड लाइब्रेरी इन स्टडी। आई कैन नॉट थिंक, मतलब ये काउंटर टेररिज्म पे तो गिल ऑब्वियसली वाज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर एट द अथॉरिटी। I do not know any other Jatsik who has written on any other field who can write with, the depth that Gill wrote and whose work has stood the passage of time. आज भी आप अगर गिल की किताब पढ़ो, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए मजबूर किया इस इंटरव्यू से पहले, तो यू रीड उसका एक एक पैराग्राफ, आपको लगता है कि इसको 10 बार पढ़ना चाहिए। अगर टेररिज्म है, उसको एक बहुत सिंपल तरीका जज करने का, ठीक है। आप जैसे लिबरल के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो पाकिस्तान में, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बट आप अगर मुल्लाओं के खिलाफ या आईएसआई के खिलाफ कुछ कहोगे तो आप घर से उठ जाओगे। तो आपको पता लग गया ना टेररिज्म किस तरीके से आ रहा है। आज भी ये है कि भाई पंजाब के अंदर जो है, आप गिल को जो मर्जी गाली निकाल सकते हो, और आज ही नहीं निकाल सकते, जब वो डीजीपी भी था उसको जो मर्जी कोई गाली निकाल रहा था, बट आप भिंडरांवाले के खिलाफ नहीं कह सकते। अब जैसे भिंडरांवाला था, मैंने आपको बताया कि भिंडरांवाले ने, वो आपके इंटरव्यू में आया, ये उस टाइम की रिपोर्ट आज एसआरओ ने कवर किया कि जब इसका जो राइट हैंड मैन था सोडी मर गया, कि उसने एक दलित सिख के साथ, दलित लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लिए, और उसने, और उसके जब जो उसका बॉयफ्रेंड था, उन्होंने उसको मार दिया। तो भिंडरांवाले ने अकाल तख्त के अंदर उसको इतने बर्बर तरीके से मारा। उसकी उसकी जब आप पोस्टमार्टम हुआ, और मेरे पास इसका एविडेंस है, उसके पोस्टमार्टम में क्या निकला कि बलजीत कौर की छातियां कटी हुई थी। उसके पोस्टमार्टम में क्या निकला कि उसके उसके वजाइना के अंदर सरिया दिया हुआ था।
उसके पोस्टमार्टम में क्या निकला कि उसके शरीर पे प्रेसें मारी हुई थी। उसके पोस्टमार्टम में क्या निकला कि उसकी एड़ियों और कूलों की हड्डी मतलब चूर चूर की हुई थी। और ये अकाल तख्त में हुआ, इसके ऊपर कोई कोई मतलब वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। और भिंडरा वाले ने जब ये हो गया, उसके अगले दिन आप मार्क टली को कर सकते हो, ये भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का है। उसने कहा कि ये जी एसजीपीसी के बंदे हैं, उन्होंने साजिश करवाई थी जी मुझे उसने वहां पे पोस्टर लगवाए, मतलब जो वो गोल्डन टेम्पल में बैठा था, उसने एसजीपीसी के नोटिस बोर्ड पे पोस्टर लगाया कि मैंने 48 घंटे के अंदर अंदर अपना बदला ले लिया। जो बंदा एक औरत, दलित औरत के साथ इतनी बर्बरता करता है, ये जो भाई ह्यूमन राइट्स वाले भिंडर वाले के खिलाफ बोल के दिखाओ ना कि ये जो काम था ये पाप था, ये पाप नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम्हें पता है टेररिज्म आ कहां से रहा है। गिल साहब ने ये अपनी बुक में लिखा है कि ये जो सारी किलिंग्स हो रही थी भिंडरावाले के कहने के ऊपर, जो लाशें फेंकी जा रही थी गोल्डन टेम्पल से, दीवारें फांद के, और जो उनके नालों में भी मिल रही थी, तो ये पहली बार था जब किसी ने हरमंदिर साहब के अंदर मतलब खून गिराया, सिंस अब्दाली, जो सबसे हेटेड फिगर है सिखी धर्म में, पूरे उसमें, पंथ में। तो ये अब्दाली के बाद अगर किसी ने किया, वहां पे खून बहाया, तो वो भिंडरा वाले ने बहाया। अब जैसे ये जो टेररिज्म खत्म हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया कि खालिस्तानियों ने, इन्होंने जो मेन इनका जो माजा था, वहां से इन्होंने हिंदुओं को तो भगा दिया, उनकी जमीनें कब्जा कर ली। मेन जो इन्होंने फिर वहां पे अब क्या करे, ये अपनी कम्युनिटी के ऊपर इन्होंने प्रिडेट करना शुरू कर दिया। और मैंने जैसे आपको बताया कि लाइक उस टाइम की रिपोर्ट आज पड़ी है, जैसे रमेश विनायक है, आज वो डर के मारे कुछ नहीं कहेगा। उसने जैसे रिपोर्ट की थी कि सेक्सुअल टेररिज्म कैसे किया इन्होंने, और जो मानव चाहे लड़कियां उठाता था और भी टेररिस्ट थे। एक बात। दूसरी बात कि ये जो मैंने आपको बताया, सिमरनजीत सिंह मान और भिंडरांवाले के भतीजे ने बताया कि इन्होंने रेप करने शुरू कर दिए। तीसरा, वो जो अपने सोशियोलॉजिस्ट थे, उनकी वहां पे आपको स्टडी मिल जाएगी कि भाई एक टेररिस्ट की औसत उम्र जो थी, वो थी अपनी क्या कहते हैं 1 साल। पर 1 साल में वो 50 से 55 रेप कर देते थे। तो गिल का ये था कि भाई ये एक सुसाइडल मिशन है, इन बंदों के साथ लड़ना कि ये तुम्हारे आ रहे हैं। सो ही वुड बेसिकली, कहीं भी जैसे वो होते थे ना अटैक करते थे, ही वुड बेसिकली रिक्रूट पीपल फ्रॉम दैट फैमिली कि भाई अगर इसके परिवार को मारा है, इसकी बहन का बलात्कार किया है, तो ये भी ये जट की तरह लड़ेगा अगर इसके साथ हुआ है। और आप भी सोचो कि वहां पे जो उनकी मानसिकता है, अगर आपकी बहन के साथ ये खालिस्तानियों ने बलात्कार किया तो आप कैसे लड़ोगे। तो भाई यू हैड इन्फ्लिक्टेड दिस ब्रुटैलिटी। और जो वो जो एक वो जो अपनी थी क्या कहते हैं, वो सोशियोलॉजिकल स्टडी थी, आई कंसिडर इट वन ऑफ माई बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। की यहाँ पे वो तो आउट ऑफ प्रिंट थी, मैं न्यूयॉर्क की एक लाइब्रेरी में कॉपी पढ़ी थी, उसका मैंने फोन से फिर पीडीएफ बनाया, और फिर मैंने उसको बहुत जगह भेजा भी, एंड आई पॉपुलराइज्ड इट, और मैंने आपको भी भेजा। एंड आई थिंक जो माजा के अंदर जो सबसे ज्यादा टेररिज्म था, अगर किसी को समझना है कि ग्राउंड लेवल में था क्या, उनका क्या बैकग्राउंड था, then like I don't, if somebody actually wants to understand कि एक ग्राउंड लेवल पे एक विलेजर के लिए टेररिज्म थी क्या चीज, तो ये जो 3 सोशियोलॉजिस्ट पंजाब के, जिसमें 2 खुद सिख थे, इनका टेररिज्म इन पंजाब ग्राउंड रूट रियलिटी, परमजीत सिंह जट, जगरूप सिंह सिको एंड हरीश के पुरी, तो वो आपको समझने में मिलेगा। और अरियंत आपने भी पढ़ी है, तो आपने मेरे से यू हैव रेड इट मोर रिसेंटली देन मी, मैंने तो 3 साल पहले पढ़ी थी। तो व्हाट आर योर कमेंट्स और व्हाट डिड यू फाइंड आउट। मैंने जब वो पूरी बुक पढ़ी तो मेरा जो पहला थॉट था, जैसे मैं उसको पढ़ रहा था बार बार, तो एक ही पॉइंट बार बार मेरे सामने वो आ रहा था कि एकदम जो नीच लेवल की क्रिमिनलिटी होती है, और उनका मोटिवेशन भी वही था। उन्होंने पूरा इंटरव्यू किया लोगों के साथ जो टेररिस्ट थे, जो पकड़े गए, या जो उनके परिवार थे, या उनसे भी बात की, तो उसमें लिस्ट किया हुआ है रीजन कि क्या क्या कारण था कि आपने ये बंदूकें उठाई, आपने टेररिस्ट आप बने। तो उसमें सबसे ऊपर है कि बस ऐसे ही शौक में, सबसे बड़ा कारण है शौकिया शौकिया तौर से कि भाई सानू मोह हो गया सी हथियारां नाल। ये सबसे बड़ा रीजन है। 1984 मोटिवेशन, 1984 में या तो सिख राइट्स और उसको कंबाइन कर लें, और रिलीजियस रीजंस को कंबाइन कर लें, तो भी 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ता है वो। कोई पैसे कमाने के लिए, कोई शौकिया तौर से, ये मतलब जो एक लो लेवल क्रिमिनल होता है ना, जो उस वो मेंटेलिटी आपको पूरे में दिखेगी। 90% वो रीजन है
क्यों उन्होंने ज्वाइन किया टेररिज्म को। तो ये पुस्तक पढ़ने के बाद तो क्लियर हो गया कि भाई लोग क्यों उस उन जो टेररिज्म था उस टाइम पे उससे फेडअप हो गए। बट मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग ये चीज है कि जो आज जनरेशन है, जो ये सब चीजें जानती नहीं, जिसने वो सब देखा नहीं, या तो उनके पेरेंट्स ने या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको बताया नहीं। क्योंकि ये जो जनरेशन है ये तो मानो चाहल को बाबा मानती है, ये जनरेशन है भिंडरावाले को संत मानती है। अरे मुझे एक बहुत जरूरी बात बोलनी है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं भूल ना जाऊं। तो जैसे ये जो निज्जर मरा, एक यूके में भी एक बंदा मरा था खंडा, ठीक है। और असल में क्योंकि मैंने तो इसको ना हर तरीके से किया, रिपोर्टाज पढ़ी, इन पर्सन है। तो जैसे जो खंडा था ना, वो खालिस्तानियों के जो इधर से उनकी फैमिली निकाल के यूके पहुंचा देते थे, उनके इंटरव्यू करता था, ठीक है। तो उस इंटरव्यू में बड़ी फैसिनेटिंग मिली, जो आपको डेटा नहीं मिलेगा बट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट टेररिज्म। तो जैसे उसने एक बंदे का इंटरव्यू किया, मेजर सिंह नगोके के बेटे का। मेजर सिंह नगोके कौन था? जिसने अतवाल को गोली मारी थी, जो निरंकारी गुरु के हत्याकांड में शामिल था। और जब वो भी था ना, कि जब ये ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद जो जो बचे थे, तो एक मिलिट्री डॉक्टर गया, मतलब कि कोई अगर घायल है तो इंजर है, तो एक इन्होंने कहा कि हमें मिलिट्री डॉक्टर अंदर भेजो। ये भी एक ब्लू स्टार की कहानी है, कि जब वो मिलिट्री डॉक्टर घायल खालिस्तानियों की सेवा में गया तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। और ये जो नागोके का बेटा था, ये उसको ऑन अप कर रहा था कि मेरा बाप उसमें इन्वॉल्व था। एनीवेज, जब नागोकी की उसकी जीवनी पूछी आपका क्या था, और वो उसी एरिया से था, माजा तरन तारन एरिया से, जहां पे टेररिज्म सबसे एक्सट्रीम था। तो एंड इट इज नॉट हिज स्टोरी, इट इज स्टोरी ऑफ मेनी सच टेररिस्ट फ्रॉम दैट एरिया। वो जो है अपने खंडे को क्या बताता है, एक पूरा का पूरा जो उनका सिख विलेज था, उसने उनका पूरा का पूरा बहिष्कार कर दिया। कि इनके खिलाफ इतनी नफरत थी कि ये जी टेररिज्म फैलाते हैं, इन्होंने इतना पाप किया है, इन्होंने इतनी यहाँ पे तबाही ले आई है। तो द विलेज, ये जो खालिस्तानियों के विलेज है ना, जो आज वेलराइज हो रहे हैं, उस टाइम इनका पूरा सिख विलेज था वो। मतलब जो माजा है, इट इज द रिलीजियस बेल्ट। इनका सोशल बाइकआउट हो चुका था, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो इनके माँ बाप ने भी इनको स्कूल में डाला, इनको कोई खालसा स्कूल में नहीं डाला। तो जो नागोके का बेटा था, वो जो ये जो कहते हैं ना, ये जो आर्य समाज को गालियां देते रहते हैं, आर्य समाज ने ये कर दिया, आर्य समाज ने वो कर दिया, इनको डीएवी स्कूल में डाला गया इनके माँ बाप से भी, कि यहाँ पे पढ़ाई होती है, यहाँ पे कोई रिलीजियस बकवास नहीं होती। बाप तो मर गया, बेटा भी इस पागलपन में ना पड़े। तो ये जो खालिस्तानियों के बच्चे हैं, ये डीएवी स्कूल में पढ़े हैं। दैट इज पॉइंट नंबर टू। और पॉइंट नंबर थ्री है, उससे पूछा भी गया कि जी वो जो आपको परेशान तो नहीं किया पुलिस ने? तो वो जो बंदा था वो पेंडू था, मतलब उसको झूठ बोलना नहीं आता, तो उसने सच बोल दिया, ये नागोके का बेटा है, जिस नागोके ने इतनी दरिंदगी फैलाई। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि डॉक्टर के टुकड़े कर दिए, डीआईजी अथवाल को मार दिया। नागोके का बेटा कहता पुलिस हमें कुछ नहीं कहती थी, बट हाँ जब जब वो बेन सिंह मर गया था तो हमारी तलाशी आ गई, कि मतलब कुछ हो जाता था कि भाई तुम इन्वॉल्व ना हो। अदरवाइज हमें खुला छोड़ा हुआ था, मतलब पुलिस हमें बॉदर नहीं करती थी, बट हमारे विलेज ने हमारा बॉयकॉट कर दिया था। अब ये जो है, अब आज भी जो अरियत आप कह रहे हो ना कि हर जगह बाबा जी हो रहे हैं, ये तो हो रहा है कनाडा से प्रोपेगेंडा। बट आज भी ये है कि ये क्या कहते हैं कि लोग बोलते नहीं है क्योंकि हिम्मत नहीं है। आप ये देखो ना कि आज, क्योंकि जिन जनरेशन ने ये सहा है वो आज भी जिंदा है। बट पब्लिकली जो है ना, कि उसको एक उसमें कहते हैं मैं नाम भूल गया, उसका सोशल साइंटिस्ट है, उसने कहा प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन, जो इस्लामिक सोसाइटी में होता है, जो आप कहना चाहते हो वो आप कह नहीं सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कि जो गुरुओं में से तो कोई जाट में से था नहीं, इनका जो सबसे बड़ा जाट हीरो है वो बाबा दीप सिंह है, ठीक है। वो तरन तारण एरिया में है। तो उसका जो वंशज है, उसका नाम है कर्नल हरी सिमरन सिंह, वो ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ के आया, उसी ने जो बाबा दीप सिंह के ऊपर है, मतलब सबसे जो मेन किताब लिखी है, वो उसके जो गुरुद्वारे का जो हेड था, और वो उसके वंशज से चला आ रहा है। तो वहां पे ये भिंडरावाले की फोटो लगाना शुरू हो गया किसान आंदोलन के बाद। उसने कहा मैं यहाँ पे नहीं लगाने दूंगा। वो कहते तुम कौन होते? कहते जी मैं ये गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट हूँ। उसके ऊपर जानलेवा हमला करा दिया। और ये जो सारे जो ट्विटर पे अपने जर्नैल बड़े पड़ते हैं कि ये आर्मी वो है, कि एक बंदे की ना, वो एसोसिएशन ऑफ आर्मी पीपल है ना, किसी आर्मी वाले ने चूबी का किसको हाथ क्यों लगाया। वैसे तो ये मिनट में दंदनाने शुरू हो जाते हैं कि आर्मी की इज्जत, आर्मी की इज्जत। उस बंदे को ऑलमोस्ट लिंच कर दिया, उस बुजुर्ग आदमी को। और वो बुजुर्ग आदमी है, वो हर मतलब वहां से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हुआ है, इंडियन आर्मी का कर्नल है। और उसने बस ये कहा कि भाई मैं, और वो ये भी नहीं कि वो बीच में कोड़ंगी मार रहा है। उस बुजुर्ग आदमी के ऊपर, उसकी वीडियो भी मैंने डाली थी, आप भी वो डाल देना। इट इज अ मिरेकल ही सर्वाइव्ड, कि ऐसे उसकी शीशे तोड़ दी, और वो पुलिस सिक्योरिटी में था। अच्छा मैं आपको एक और आपको ये बताता हूँ माजा में टेररिज्म क्या है अरिहंत, एंड यू नो दैट विल आल्सो डू इट। कि जब केपीएस गिल को निकाल दिया 1991 की, केपीएस गिल को निकाल दिया, स्टेट इवेपोरेट होगी, ठीक है।
उस टाइम जो था, एक एक लड़की थी, उसने आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल बहुत वायरल हो गया, उसका मैंने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट किया, वो मेरी ट्विटर पे भी वायरल हुई। तो उसके अंदर वो जो लड़की है 18 साल की, वो कह रही है इस बंदे ने, मतलब उसने ये नहीं कहा कि मतलब ये, इस बंदे ने मेरे परिवार मार दिया, मेरे मतलब जो है कि मतलब मेरा बाप मार दिया, मेरे भाई मार दिए, वो मेरे जीजे मार दिए, ठीक है, ये मेरा कब्जा करना चाहता है, मेरे ऊपर कब्जा किसने? करना। ये एक टेररिस्ट था, दिलशेर सिंह शेरा, केसीएफ का, ठीक है, केसीएफ का लेफ्टिनेंट जनरल था दिलशेर सिंह शेरा। आप उसकी आंखें देखोगे तो उसकी आंखें भिंडरावाले की तरह है, मतलब उनमें ऐसी साइकोपैथी आपको दिखेगी। वो कहती है जी मैं भी पंथ की बेटी हूं, मुझे बचा लो, मतलब उसको पता है पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं है। वो खालिस्तानियों के जो उससे ऊपर कमांडर है सोहन सिंह, उनको कह रही है कि भाई मुझे बचा लो, ये जब वहां पे गिल नहीं था। और आप जो दिलशेर सिंह शेरा है, वो अकॉर्डिंग टू जो इन्होंने खालिस्तानियों ने डेटा बनाया हुआ है, इंसाफ और ये जो खालरा, वो एक्चुअली वो तो जी इनोसेंट सिख है जो ये इंडियन स्टेट ने मार दिया। वही तो वो दरिंदा दिलशेर सिंह शेरा है, उसको इंसाफ कह रहा है कि एक इनोसेंट सिख को इंडियन स्टेट ने। अच्छा, और मैं आपको बताता हूं, जब 93 में केपीएस गिल वापस आ गया, लॉ एंड ऑर्डर वापस आ गया, तो उसी बंदे के बारे में फिर एक दूसरी लड़की लिखती है, जो 18 साल की भी नहीं थी, जो 16-17 साल की थी। वो फिर क्लियरली बोलती है कि ये जी राक्षस है, इसने मेरे साथ बलात्कार किया, मेरी सहेली के साथ बलात्कार किया, नाम सारा ये विलेज। तो ये तो ओपन बलात्कार कर रहे थे खालिस्तानी। अगर आज जो ये लड़कियां भी ट्विटर पर बकवास कर रही हैं कि ये है, आज अगर तुम पंजाब में घूम सकती हो, आज पंजाब में तुम जीन्स डाल सकती हो, आज तुम अपनी बात कर सकती हो, तो उसके लिए सिर्फ केपीएस गिल जिम्मेवार है भाई। नहीं तो तुम तालिबान में जी रहे थे। एक शेखर गुप्ता का आर्टिकल है, रूल ऑफ द गन 1991, वो आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर क्या बताया कि भाई कोई अगर मतलब वो इन्होंने यूनिफॉर्म डाल दी, अगर वो यूनिफॉर्म कह रहे हैं कि भाई हमारे गरीब के बच्चे आते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म नहीं है, मैं तो 1-2 हफ्ता दे दो, इनको यूनिफॉर्म देते हैं, उस औरत को गोली मार दी। अच्छा, शेखर गुप्ता ने ये तो बात बताई, उसने ये बात नहीं बताई जिस टीचर को गोली मारी थी कि उसका जो आदमी था वो खुद सिख था, जो उसने अपने बच्चे बड़े किए थे वो खुद सिख बड़े किए थे। उसने बनाया यूनिवर्सिटी में जो है वो सब कुछ हो गया, कि प्रोसिक्यूटर मार दिए, जज मार दिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। ये लॉ एंड ऑर्डर तो गिल लेके आया ना। जो आपने शेरा वाली जो बात की है, वही शेरा है क्या? जो जो लड़की थी हरमीत कौर, मेहता स्कूल टीचर जो थी, उसको भी रेप किया था, और फिर जो गांव उसके गांव वाले थे वो उसको टॉन्ट मारते थे, क्योंकि उसने फिर वो शादी भी जबरदस्ती कर ली थी कि वो देखो, शेर शेर की शेरनी आई है। हाँ, मतलब ऐसी बहुत कहानी है, मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना, वो आपको भी वो जो परमजीत सिंह जज ने लिखा है कि भाई एक एवरेज खालिस्तानी की उम्र थी 1 साल, उसमें वो 50 से 55 रेप करता था। तो ये तो गांव गांव की कहानी है जो इन्होंने बलात्कार किए हुए हैं। तो अब ये नहीं, बट जो दिलशेर सिंह शेर है उसके एक 91 में आर्टिकल छपता है और पंजाबी ट्रिब्यून में, एक्सक्यूज क्या लगाते थे? कितने बादाम खाएंगे कई तो हमारे निकलेंगे। ये उन्होंने सोशियोलॉजिकल स्टडी में, अच्छा ये भी जो 3 जिन्होंने किए हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आज अपनी बात बोल जाए, बट वो जो सोशियोलॉजिकल स्टडी थी, इट वाज द मोस्ट रिगरस। इन्होंने माजा के जो जहाँ पे मोस्ट टेररिस्ट इफेक्टेड गांव थे, वहां पे ये सुबह से शाम तक, आई डोंट नो 40 दिन थे कि 100 दिन थे, इन्होंने हर बंदे से, और वो बिल्कुल अनबायस्ड है, कि पुलिस से बात की, उनके गांव वालों से बात की, उनकी फैमिली मेंबर से बात की, विक्टिम से बात की, और उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई थी वो उसके अंदर बना दी। इट इज द मोस्ट रिगरस। आई वाज अमेज्ड कि इंडिया के अंदर इस लेवल की कोई स्टडी हो सकती है। अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, मैं आपको बताऊं, जो उस टाइम जो बीएसएफ थे, बीएसएफ का जो फेंसिंग का काम जिसको दिया गया, उसका नाम था प्रकाश सिंह। वो भी सीनियर के बहुत अच्छे अधिकारी हैं, आईपीएस हैं। तो वो बेसिकली बताते हैं कि जब वो काम कर रहे थे, तो माजा में वो कहते हैं मुझे ये नहीं था कि भाई मेरी जान जाएगी, कि इट वाज सो मच वायलेंस, कि हम जब फेंसिंग करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान बॉर्डर, वी रियली थॉट कि पंजाब गया। और अगर पंजाब जाता है वो तो भाई जो पठानकोट से रास्ता जा रहा है ना कश्मीर को, अगर गिल ना होता कश्मीर जाता, इंडिया तो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता। तो उसने बेसिकली बताया, कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे जो खालिस्तानी होते थे, तो किसी जज की हिम्मत नहीं होती थी इनका केस सुनने की, और अगर कुछ होते थे तो वहां पे सारे खालिस्तानी ऐसे पहुंचे होते थे बंदूक लेके, और ऐसे इशारा करते थे कि भाई इसको छोड़ दे, नहीं तो तेरा परिवार गया। तो ये वहां पे तो लॉ, अगर कोई कोर्टें चलनी शुरू होगी, तो ये तो केपीएस गिल लेके आया ना, उससे पहले कौन सी कोर्टें चल रही थी। और मैं एक पूछना चाहता हूं, जिन्होंने ये पुलिस को कन्विक्ट किया, ठीक है, अब ये इंडिया का कोई डेटा नहीं होता, तो उसको यू कैन नॉट डिजिटाइज नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, तो आई कांट से इट, बट आई आस्क द पीपल, जिन ये बाद में जब गिल शांति ले आया और उन्होंने पुलिस अपने दिखाने के लिए कि हम बड़े बहादुर हैं और हम बड़े कोई एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने दबा दबा के पुलिसों को कन्विक्ट किया है, इनमें से किसी ने एक खालिस्तानी टेररिस्ट को कन्विक्ट किया, जिन्होंने जिम्मेवारियां ली हजारों बंदों को मारने की? जैसे जो मानव चहल है, मेरे पास उसकी चिट्ठी पड़ी है, मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया, मैं दोबारा कर दूंगा। वो ट्रिब्यून के
जो इंग्लिश अखबार था उसको जैसे मर्जी करता था, उसकी एक चिट्ठी है, चिट्ठी शुरू होती है हरामजादे नारायणन, ठीक है, और फिर बाद में कहता मुझे पता है तेरे बीवी बच्चे कहाँ है, तो हम तुझे देख लेंगे। उसका कोई केस नहीं कौन था हुआ। नारायणन? वो ट्रिब्यून का साउथ से लाए हुए थे, उसका एडिटर इन चीफ था। तो उसको बेसिकली कह रहे थे कि हरामजादे नारायणन हमें पता है तेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। तो वो मानो चैनल का तुमने कोई केस चला दिया क्या? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जो ये केटीएस तुलसी है, जब गिल साहब ने टेररिज्म खत्म कर दिया, फिर उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की, तो एक जर्नल शुरू किया फॉल्ट लाइन्स, उसके वो मेन थे, एडिटर थे, और ये बेसिक उसके अंदर केटीएस तुलसी जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सीनियर जज है, उसने एक आर्टिकल छापा हुआ है, तो आप अगर गूगल करो केटीएस तुलसी फ्रंट लाइन टेररिज्म, वो बताता है कि जैसे खालिस्तानी ने एक लोग को मारा, तो ये गिल की पुलिस ने मतलब साहस वाहस दिखा के केस चला दिया कि मतलब जो है वो बाप ने अपने बेटे की गवाही देने से मना कर दिया, कहता जी मेरा एक और बेटा है, अगर मैंने गवाही दी तो खालिस्तानी मेरा दूसरा बेटा मार देंगे। और आज वही केटीएस तुलसी खालिस्तानियों के केस लड़ रहा है। अगेंस्ट या सपोर्ट में? नहीं वो तो कोई मतलब जो पैसा फेंके, उसको पता है कि इन बंदों ने कैसी दहशत फैलाई थी। बट आज तो मतलब ये है कि आप ये देखो कि ये जो अगर कोई पंजाब में कोई डेमोक्रेसी, अगर कोई पंजाब में कोई जुडिशरी, अगर पंजाब में कोई ह्यूमन राइट्स है, तो वो तो केपीएस गिल करके है, उससे पहले क्या था? अच्छा, अभी मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे मूवी में भी दिखाया है, जब बेअंत सिंह का एक तरीके से जो मूवी को अगर हम दो हिस्सों में देखें ना, तो दूसरा हिस्सा है जहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ों में चीज़ें चली जाती हैं, क्योंकि उसमें सीबीआई रिपोर्ट भी है, कौन कौन पुलिस वाला था जो कन्विक्ट हुआ और आज तक वो जेल में भी थे। तो उस जो पहला पार्ट है ना, वो पूरा पूरा उसमें झूठ भरी पड़ी है, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ ट्रुथ जो आपने बोला। अब उसमें क्या होता है कि वहां पे पुलिस ने किसी पूरा एक परिवार खत्म कर दिया है, उसका एक बच्चा बच गया, वो पुलिस में है, और वो जाके जस ये बेअंत सिंह को उड़ा देता है कार में बैठ के, ठीक है, ये है। अब हमको भी पता है कि जो उसका उनको उड़ाने वाले थे, उनका कोई मतलब पुलिस वाला, उनके घर वाला कोई किसी ने किस पुलिस वाले ने नहीं मारा था, वो प्रॉपर टेररिस्ट थे, और आज भी वो जेल में बंद है, जिसका केस आज ये मुकुल रोहतगी लड़ रहा है, ठीक है, पिछले 4 साल से लड़ रहा है। जो आपने बताया कि भाई किस तरीके से लाखों तो उसकी फीस होगी ऑब्वियसली, क्योंकि 2014 से 2017 के बीच में वो व्यक्ति मोदी सरकार का पहला अटर्नी जनरल था, और अरुण जेटली का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से एक, ठीक है। तो वो व्यक्ति आज उसका केस लड़ रहा है। जो बेअंत सिंह का जो बैकअप प्लान था कि अगर ये बम ब्लास्ट नहीं हुआ तो वो बम फोड़ेगा उसके ऊपर, वो व्यक्ति का रजौना का केस लड़ रहा है वो। बात कर रहे थे हम बेअंत सिंह की, उस बम ब्लास्ट में ये झूठा दिखाया इसमें, लेकिन और इसमें ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जब वो पुलिस वाला उस बेअंत सिंह को, सीएम को मारने जाता है, और तब वो एक सिक्का उछालते हैं, और उस समय आप देखो चारों तरफ उस पुलिस वाले के टेररिस्ट हैं, बेसिकली वो टेररिस्ट के पास उनसे उनसे मिल गया है, और वहां पे प्ले कर रहा है मतलब सिखिज्म का सबसे सेक्रेड मंत्र, सतनाम श्री वाहेगुरु। इमोशनल, पूरा इमोशनल सीन है, और जब बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाया जाता है चीफ मिनिस्टर को, तब प्ले कर रहा है सतनाम श्री वाहेगुरु। तो ये मूवी है ऑब्वियसली। अब उस ब्लास्ट में 17 लोग और मरे, ठीक है, उसमें मैंने लिस्ट देखी कि कौन कौन थे भाई जो मरने वाले थे, कोर्ट रिकॉर्ड्स में है वो सारा। 17 जो लोग मरे, उसमें 3 एनएसजी के कमांडो थे, 2 ड्राइवर थे, और जो आसपास के कोई छोटी मोटी नौकरी करने वाले, और सबके आप एड्रेस देख लो, नाम देख लो, एटलीस्ट 80-90% और सिक्स, ठीक है, छोटे मोटे परिवारों से बेचारे अपना नौकरी कर रहे थे, अपना धंधा कर रहे थे। 16 उसके अलावा शहीद जो ग्रीवियसली इंजर्ड भी हुए, किसी ने अपना पैर खो दिया, किसी ने हाथ खो दिया, वो उसमें से 70-80% सिख है। तो आप बेअंत सिंह बुच्चड़ था मान लिया, ठीक है, आपने उड़ा दिया, वो 17 लोग और 17-34 लोग, उनका क्या वो था, उनके बीवी बच्चे नहीं थे क्या, उनका परिवार नहीं था? मैं दो तीन आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। तो जो इन्होंने एयर इंडिया धमाका किया था ना कनाडा से, उसका पूरा डॉक्यूमेंट है, कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन हुई, किसने किया, किसने बम बनाया, सारा है। उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनी अभी रिसेंटली, साल पहले, AI-182 करके, कि जो धमाका है।
तो वो जिसने बनाई है मेरे ख्याल सिंदर सिंदर और करके, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जिसने बनाई है, और वो ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट भी हो गई थी शॉर्ट फिल्म की सेक्शन में। वो मानती है कि भाई ये खालिस्तानी बदमाश है, इन्होंने हमारा नगर कीर्तन में जाना हराम कर दिया, ये खालिस्तानियों की फोटो लगाते हैं, टेररिस्ट की फोटो लगाते हैं। पर जब उसने वीडियो बनाई तो वो जो बंदा है इंद्रजीत सिंह रियात, ये पूरा रिकॉर्ड पे है, और उसने माना कि हाँ भाई मैंने बम बनाया था, ठीक है, मैंने इसके कहने पे मैंने बम बनाया है। उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी, वो खंड कीर्तनी जत्थे का और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का मेंबर था। उसको उसको बिना पकड़े के दिखा दिया उसको कि भाई ये तो रिलीजियस था ही नहीं। वो बल्कि रिलीजियस मोटिवेशन से था, उस टाइम वो इतना कट्टर था कि कोई कट शर्ट को गुरुद्वारे में घुसने नहीं देता था। तो इनके खिलाफ जो पूरा एस्टेब्लिश फैक्ट है, उस बंदे ने कन्फेस किया है कि हाँ मैंने मैंने वो बम बनाया था जिसके जिसके ऊपर वो मतलब वो बम्बिंग हुई है। उसको ये सिख नहीं दिखा सकते, उसको सिख विसाज में नहीं दिखा सकते, टेरर तो इन्होंने फैलाया हुआ। अच्छा, दूसरा तुमने ये जो अपना किया बेअंत सिंह, मैं आपको बताता हूँ एयर इंडिया का हुआ ना। इन्होंने जब एयर इंडिया का जहाज उड़ाया जून 1985 में, तो आप क्या करोगे कि आप तो शांत हो जाओगे ना कि कुछ महीने कुछ मत करो। विद इन वीक्स दे वर प्लानिंग अनदर बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एफबीआई की वायर टैप से बंदे पकड़े गए, और जो बंदे पकड़े गए, इंटरेस्टिंगली उसमें एक मेन दो बंदे थे, त्रिजेंद्र सिंह कुलोई और रामपाल सिंह ढिल्लों। ये फर्स्ट कजन है जो आज एसजीपीसी का प्रेसिडेंट है, वो हरजिंदर सिंह धामी, और जब धामी कनाडा जाता है इनके पास जाता है, ठीक है। उस वायर अटैक में एफबीआई की वजह से क्या पकड़ा गया कि ये बंदे एक दोबारा से बम ब्लास्ट करना चाहते हैं एक फ्लाइट का। विद इन वीक्स दे वर प्लानिंग दिस टू डू अनदर, जो ये कनाडा का मिड ईयर ब्लास्ट था, तो किया जाए। और उसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, एक पार्लियामेंटेरियन का बच्चा उठा लेंगे और उसको टॉर्चर करेंगे, और उस पार्लियामेंटेरियन से एक्सेस ले लेंगे और इंडिया की पार्लियामेंट उड़ा देंगे, और अगर वो बंदा हमें एक्सेस नहीं देगा तो उसका बच्चा मार देंगे। ये वायर अटैक पे हुआ, और इन बंदों को कन्विक्शन नहीं हुई, क्योंकि जो वो कनाडा की लॉ एंड ऑर्डर इतना महान है, वो कहते हैं बताओ किस किस कौन तुम्हारा सोर्स था कि ये तुमने वायर अटैक किया। वो कहते हैं हम सोर्स बता देंगे, सोर्स को मार देंगे ये खालिस्तानी। वो कहते हैं जी अगर हमें सोर्स नहीं पता तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट वॉज क्रेडिबल एविडेंस, इट वॉज अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस दैट दीज पीपल आर प्लानिंग अनदर एयर प्लेन ब्लास्ट एंड दे वर प्लानिंग टू बॉम्ब दी पार्लियामेंट। उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो गिल साहब भी जब सिक्योरिटी भी करते थे ना, तो वो हमेशा ऐसे करते थे कि मतलब जिस पिंड से जाएंगे तो उस पिंड का कोई सिक्योरिटी में नहीं होना चाहिए, मतलब जो हाई वैल्यू है, मान लो कोई बेअंत सिंह है या कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई इसका सिक्योरिटी का इंचार्ज हो। क्योंकि ये इनका मोडस ऑपरेंडी था कि उनको पता लग गया कि अच्छा ये बंदा जो है कि ये इसकी सिक्योरिटी में होगा, उसका बच्चा उठा लिया और कहे कि तू हमें सपोर्ट करेगा वहां पे बम रखने में, नहीं तो तेरा बच्चा स्लॉटर कर देंगे। जो वो कनाडा के वायर टैप में आया, दिस वाज एक्चुअली देयर मोडस ऑपरेंडी। तो ये जो था उस बंदे का कोई लेना देना नहीं था, जो अभी तुमने बताया झूठ। अब वो बंदा भी आज वो शहीद बन गया, उसके परिवार को मिल गया। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो जिस बंदे ने इंटेलिजेंस दी उसको प्रेशर करके किया। और तीसरी बात जो आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि जी वो मुकुल को रोहतगी लड़ रहा, आप देखो जैसे बिट्टा था, ठीक है, खांडरा तो सीधा का सीधा वायलेंस फैला रहा था। अब कोई उसको पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह रहा है क्या कह रहा है। खांडरा का सीधा का था जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिन्होंने बर्बर तरीके से हजारों लोगों को मारा, वो उसके हीरो थे, ठीक है। और खालड़ा जो था क्या कहते हैं अपना, वो कहता था कि एक सिख के लिए यही काम है कि शहीद हो जाओ। शहीद करके मतलब क्या, मतलब ये बेअंत सिंह वाला काम कर दो। अब बिट्टा ने किसके खिलाफ वायलेंस फैलाई? बिट्टा तो देश और अमन की बात कर रहा था ना। कम से कम 14 बम धमाके हुए, सैकड़ों बंदे उसके साथ मर गए, और आपको पता है आज उसको प्रेशर हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। और अगर बिट्टा केस लड़ रहा है, ही इज फाइटिंग मेन फॉर जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु डाइड विद हिम, हु आर इनोसेंट, हु आर बायस्टैंडर्स। वो अपने मकान बेच के केस लड़ रहा है। बिट्टा जो है वो आज अपने पैसों से केस लड़ रहा है, अपनी जमीनें बेच बेच के। और ये जो सारे खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, तो वो सारे के सारे उठ के कनाडा चले गए, और कनाडा में इतने रईस बन गए कि मुकुल रोहतगी को लिया हुआ है, जिसकी एक सिटिंग की कीमत है 25 लाख। तो यू सी बेसिकली जो गिल साहब बार बार कहते थे, यू इन पुलिसिंग यू हैव टू डील विद इंसेंटिव एंड कॉस्ट। तो अगर आप खालिस्तान के खिलाफ बोलो, यू ओनली हैव कॉस्ट एंड कॉस्ट, दैट्स व्हाई नोबडी स्पीक्स। बट अगर आप वो खालिस्तान के प्रो बोलो तो आपको इंसेंटिव ही है, भाई गवर्नमेंट भी आपको मनाना चाहती है और हर तरह का आपको फायदा मिला हुआ है। तो ये जो हमने, इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट विच हैज बेसिकली क्रिएटेड एनवायरमेंट वेयर लाइक इट्स अ गुड बिजनेस टू इंडल्ज इन टेररिज्म। नहीं, बट हम वापस से फिर वहीं पे आ जाते हैं कि हमने इतनी सारी बातें की, ठीक है। अब एक सेक्शन है पंजाब में, कितना ही आप बता दो, कितने ही फैक्ट्स बता दो, कितनी सच्चाई कहानियां हैं जो बता दो, ये भी बता दो कि भाई 60% जो मरने वाले थे टेररिज्म के फेज में वो सिख थे, ठीक है। उसमें भी
जट सिख और मजहबी सिख सबसे ज्यादा थे, उनके प्रपोर्शन तो सबसे ज्यादा जट सिखों का था। आप ये बता दो कि 65% जो पुलिस वाले थे वो सिख थे, तो वो कैसे अपने ही लोगों का जेनोसाइड कर सकते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, आप ये सारी कहानियां बता दो। इंडिया एयर का जो एयर इंडिया का जो प्लेन था उसको उड़ा दिया, आप ये कहते हैं कि वो तो जी इंडिया की एजेंसी ने उड़ाया था। मतलब आप कुछ भी ले लो, मनोचाहल है। ये दो फेज में चलते हैं, पहले बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो एजेंसियों ने कर दिया, हमने ये कर दिया। और जो किया, जो जिन्होंने किया उनको फिर बना देते हैं हाँ हाँ किया, मतलब ये तो, मतलब फिर दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि हाँ किया, हमारे तो ये महान है, योद्धा हैं। तो भाई मतलब एक जगह, एटलीस्ट एक जगह तो रहो, या तो विक्टिम बन जाओ, या फिर मतलब या तो पैसिव रहो या एग्रेसिव रहो। ये क्या पैसिव एग्रेसिव क्या चीज है ये? नहीं, ये तो जी मतलब इसके बहुत कारण है, और ये जो इनकी पॉलिटिक्स भी है, सारी अकाली पॉलिटिक्स है। वो अम्बेडकर ने बहुत बढ़िया कहा था मुस्लिम लीग के बारे में, दे हैव गैंगस्टर मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, कि आप अनरीजनेबल डिमांड्स मेक करते हैं, फिर आप वायलेंस इन्फ्लिक्ट करते हैं, फिर काउंटर रिएक्शन आता है तो आप विक्टिम बन जाते हैं, और फिर ये साइकिल बार बार चलती रहती है। ये तो बहुत ही अजीब है ना कि भाई आप परपेट्रेट भी आप ही कर रहे हो और विक्टिम प्ले भी आप ही कर रहे हो। मतलब एक जगह तो रहना चाहिए। ये तो मतलब ये तो वही वाली बात होगी जो जिहादी करते हैं, जो पाकिस्तान करता है। और जो मैं बात कह रहा था, पाकिस्तान ने तो 2001 दो में सोचा कि पार्लियामेंट पे इंडिया के हमला करना, ये तो 85 में ही सोच के बैठे थे, एग्जीक्यूट करने के प्लान करके बैठे ये थे। अरिहंत, ये कैनेडियन एफबीआई वायरटैप का हिस्सा है, ये पुनीत सानी ने नहीं कहा। आप हैमिल्टन प्लान गूगल करोगे तो उसके अंदर आएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो दो बंदे थे, वो एक पता नहीं इसकी मासी का लड़का है, एक उसका जीजा है। अब मुझे पता नहीं मासी का लड़का कौन है, जीजा कौन है। तजिंदर सिंह कलोई और रामपाल सिंह ढिल्लन, ये जो इस टाइम एसजीपीसी प्रेसिडेंट है, ये उसके रिलेटिव है और क्लोज रिलेटिव है। और जब वो कनाडा जाता है, इनके पास रह के आता है, खालिस्तानियों के पास। और ये उस वायर टैप में कह रहे हैं कि हमने ये काम करना है कि हमने दूसरा प्लेन उड़ा देना, और हमने इंडियन पार्लियामेंटेरियन का कोई बच्चा उठा लेना, उससे एक्सेस लेके इंडिया की पार्लियामेंट उड़ा देंगे। और इंडिया ऐसी सॉफ्ट स्टेट है, कुछ कर ही नहीं रहा। नहीं, कर तो रहे हैं, वो जो सारी जो ब्लैक लिस्ट थी खालिस्तानियों की वो हटा दी इंडिया ने। बस ऐसे ही है, बट लाइक वही था, लाइक वी डोंट हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ये इंदिरा गांधी के ऊपर इल्जाम करना कि इसने ऐसे किया वैसे किया, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, बट द पॉइंट इज, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यू शुड लर्न व्हाट मिस्टेक्स यू मेड। मैं पहले भी कह चुका हूँ, और वो बहुत सारे मोदी सपोर्टर्स को अच्छा नहीं लगता। ही हैज रिपीटेड बेसिकली एवरी मिस्टेक ऑफ इंदिरा गांधी। ही हैज बेसिकली गिवन द सपोर्ट ऑफ बेसिक। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मनमोहन सिंह गया। मनमोहन सिंह का आप 1994 पे उससे पूछो, उसने कहा कि जी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। मनमोहन सिंह ने सीधा कहा कि भाई, ये जो थी एबरेशंस होती है जब ये इतनी ब्रूटल वॉर हो जाती है। जब मनमोहन सिंह कनाडा गया तो उससे खालिस्तानियों ने पूछा कि भाई ये यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, ये खालिस्तानियों के साथ क्या हुआ। उसने सीधा सीधा बोला, भाई ये इन्होंने टेररिज्म फैलाया हुआ था, वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। उसने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल उल्टा कर दिया, जी ये तो विक्टिम है। वो सोच रहे हैं कि भाई ये इससे पॉलिटिकल फायदा उठा लेंगे, इससे देश का नुकसान हो रहा है। अभी मैं आपको एक इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कल ही, उसमें एक बीजेपी लीडर है। तो ये सतलुज का जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ उसमें वो बीजेपी लीडर कह रहा है कि हमने तो सोचा था इससे कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन ये तो हम हमारे ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। मैंने कहा भाई इनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस और बीजेपी में एक खालिस्तानियों के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक ही चीज रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि है इंडियन यूनियन और इंडियन स्टेट। कि उस टाइम पे कांग्रेस थी और आज बीजेपी है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। इट्स ऑल जस्ट अबाउट कि भाई इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब इतना इन ये जो पॉलिटिक्स खेलते हैं ना दिन रात की, कांग्रेस ये, बीजेपी ये, आम आदमी पार्टी ये, इनको इतना समझ में नहीं आता है कि भाई इनके लिए तुम वही हो, पाकिस्तान है जैसे, वो जब वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसको इंडिया से को एग्जिस्टेंस उसको हटाना है। तो मतलब हमको ये जो मेंटेलिटी है इसको आई थिंक समझने की जरूरत है। एक जो है ना, इनमें ये भी है इंसानों में, ये इनको सर पे भी चढ़ाया हुआ है, बिकॉज इनको पता है कि रिलीजन को बार बार यूज करते हैं। और जो इंडियन स्टेट है, वो रिलीजन के मामले में कहते हो कि भाई इस मामले में मत पड़ो। बट आप ये देखो, जैसे दीप सिद्धू था, वो इतनी बड़ी बड़ी बड़के मार रहा था। तो जब उसको पता कि मोदी तो कुछ नहीं करेगा, बट जब उसने लाल किले पे हमला किया, तो उस टाइम का कांग्रेस का आया कि इसको मैं मजा चखा दूंगा। अमरिंदर सिंह का आया कि द एक्सप्रेशन ही यूज वाज, आई विल कुक हिज गूस। तो उसको जब पुलिस पीछे लगी, तो आप देखो जो अपना ये दीप सिद्धू है, जो इतनी बड़ी बड़ी तड़ियां मार रहा था, ये कुतिया की तरह भागा।
और इसकी वीडियो पड़ी है, अगर आप उसको गूगल करो, नहीं है तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। उस टाइम ये एक जो होती है ना, बिहारी मजदूर होते हैं जिनको ये भैये कहते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, उनके साथ ये छुप के रह रहा था और रो रहा था उसकी आंखों में कि भाई मुझे सारों ने छोड़ दिया, मैं तुम्हारी पोले खोल दूंगा, तुम में से कोई साथ नहीं दिया, तुम सारे से तो अच्छे ये बिहारी हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, तुमने तो गुरुओं को देखा दे। ये इसके हालात थे। और जो अमृतपाल का दूसरा बैठा था जो थापियां मारता था कि बिट्टू तो आ जाइयो, जब वो पुलिस आ गई तो वो कैसे पुलिस आ गई पुलिस। तो भाई ये एक नंबर के फट्टू भी हैं। और एवरी बुली इज अ कावर्ड, आप ये बात समझ लो, एवरी बुली इज अ कावर्ड एंड दीज आर बुलीज बेसिकली। नहीं, आप मेंटलिटी जो है समझने की बात है, हमने सारी चीज़ों की बात की, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कि ये मेंटलिटी क्या है। अभी दीप सिद्धू की आपने बात की, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन है, मतलब मैं तो यार, मतलब मैं इतना सरप्राइज होता हूँ कि ये लोग पढ़े लिखे हैं क्या हैं, इतने मतलब दिमाग है कि नहीं है। ये लोग अभी मानते हैं कि एजेंसियों ने मार दिया दीप सिद्धू को, जब उसका मतलब इट्स क्लियर कि भाई ये दारू पी के गाड़ी चला रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और ठोक दिया उसमें। तो मैंने तुम्हें कहा था कि आफ्टर रीडिंग थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आई फाउंड इट लाइक टू साइको एनालाइज द प्रॉब्लम। तो वीएस नैपोल नोबेल लॉरेट जीते हैं, उनकी बहुत फेमस है, उन्होंने इंडिया के ऊपर 3 किताबें लिखी, इस्लाम के ऊपर 2 किताबें लिखी, और जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड है और इमिग्रेंट है और हाइब्रिड आइडेंटिटी है उनके लिए है। बट उन्होंने पंजाब के ऊपर भी एक चैप्टर लिखा था, वो शैडो ऑफ द गुरु, और मिलियन म्यूटिनीज में एक चैप्टर है, और मैंने जिसको भी पढ़ाया वो, और इवन सिखों को भी पढ़ाया, मतलब जो ग्रुप सिखों को, ही वाज आल्सो ब्लोन अवे, जिसने वो सोशियोलॉजिकल स्टडी की थी कि भाई ये किस डेप्थ पे पहुंच गया। बट उसमें ये जो था ना कि ये जो परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है, अब इसमें वो अगला करेंगे, ये कपूर सिंह का इसमें बहुत हाथ है कि मतलब एक्चुअली जो पंजाबी स्पिरिट है दैट इज अबाउट सेलिब्रेशन। आप देखो कि पंजाब ने कितना पार्टीशन के टाइम भी सफर किया, मतलब वो वुंड्स नहीं हुए। ये जो अकाली का जो कंसेप्ट है, मतलब ये जो अकाली पॉलिटिक्स है, और खास में इसमें कपूर सिंह है। बाकी तो आप देखिए कि मतलब पंजाबी तो आगे सोचने वाली, और मतलब जो है कि उसको उसको है। तो ये और ये भी जो सारा का सारा ये जो रिलीजियस परसिक्यूशन है, ये मुस्लिम लीग को मिमिक करते 1920s में हुआ। एंड आई थिंक वीर बिटवीन वीर सिंह एंड ये जो अपना कपूर सिंह, और ये अकाली पॉलिटिक्स है, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। आप इसको दूसरे तरीके से भी देखो। अरियन, मैं आपको एक कमाल की बताता हूँ, जब टेररिज्म हुआ जिसमें इतनी कत्लो गारत हुई, तो उस टाइम के अब जब कोई भी आप उठा के देख लो, जैसे एक बैसाखी का प्रोग्राम होता था, एक नए साल का प्रोग्राम होता था जिसमें कैसेट गाने वाने हैं। If you look after the terrorism, after so much bloodletting, if you listen to the songs of that time, they are songs all about hope. They are songs all about valorizing the police. जैसे आप वो एक गाना था अपना पंजाब हुए कर दी शराब, उसमें गुरदास मान जो है वो आर्मी फटीक डाल के आ रहा है। मैंने इसको बहुत, मैं एक इशू को बहुत दूसरे तरीके से देखता हूँ। आप जैसे उस टाइम जो भी होती थी ना, मेन ऑडियो कैसेट होती थी, कोई ऐसे वीडियो चैनल नहीं होते थे, तो क्या होते थे, पंजाब के सारे सिंगरों की कैसेट निकाल देते थे, बीच में कॉमेडी होती थी। तो यू स्टार्ट फ्रॉम 93 जब से ये शुरू होता है, एंड यू गो टिल 2000, इन ऑल दिस कैसेट्स दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट होप, they are all talking about bravery of the police and the army, they are all talking about patriotism. Actually what they come out of is they are thinking that we have come out of a great problem. It's not like वो जो शिया मुस्लिम है कि वो लगे हुए हैं कि जी उसका मार्टिडम कॉम्प्लेक्स है, उसको ग्रीवेंस करो। ये अकालियों और खालिस्तानियों का जरूर है जो जंग हार गए, बट एवरेज पंजाबी का जो मेरा समझ है, यू आर फ्री टू डिसएग्री, all these things are actually talking about hope and the future, and not reveling in the past. जो खालिस्तानी भाग गए, जो बेइज्जती हुई है इनकी जो कनाडा में, ये हमेशा उसी उसी फेज में रहे हैं। वंस यू बिकम अ मोनोथीस्टिक रिलीजन, देन बेसिकली एसेंशियली यू कम्स फ्रॉम, उसमें इंटॉलरेंस होती है। तो आप ये देखिए कि पहले जो था ना, जैसे एसजीपीसी से आप पहले जाइए, जब ये एक मोनोथेस्टिक रिलीजन नहीं था, तो इसमें भी कितने संप्रदाय थे। इफ यू एक्चुअली हैव संप्रदाय, दैट एक्चुअली शोज यू डायनामिज्म एंड डाइवर्सिटी। बट एसजीपीसी बना तो इन्होंने जितने संप्रदाय हैं उनको खत्म कर दिया, या उनको हेरेटिक की तरह प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। सिंधी नानकपंथी हो गए, नामधारी हो गए, निरंकारी हो गए, उदासी हो गए, इन सारों के सारों को काफिर किया हुआ और इनको परेशान कर रहे हैं। बट आप एसजीपीसी से पहले जाओ, मतलब गुरुओं के बाद जो पीरियड है वो आपका 300 साल का पीरियड है। उस 200 साल में दिस इज बेसिकली सनातन धर्म, इसमें अलग अलग संप्रदाय हो रहे हैं और सारों को अपनी बात करने का हक है, और सारे अपने आप को गुरु हैं, और मतलब उसमें जो है सारे कोई ये पोचे में है, उनका पूरा सम्मान है। बट इन्होंने ये बेसिकली कर दिया कि जैसे अंग्रेजों के पास बाइबल है, ऐसे हमें गुरु ग्रंथ को एक बाइबल बनाना है, जैसे इनके पास एक प्रोफेटिक ट्रेडिशन है, हमें एक उसका बनाना है। और सारी की सारी नफरत और इंटॉलरेंस इस एसजीपीसी की इंटरप्रिटेशन से शुरू होती है। अरियंत, ये भी हो गया कि मैं जैसे यहाँ पे रहता हूँ ना, आपको गली गली में जो जिनका सही में बुक वाला ट्रेडिशन होता है ना, मुसलमान या क्रिश्चियन है, वो आपको मुफ्त में बाइबल और कुरान दे रहे होते हैं। आप अगर किसी होटल में जाओगे अमेरिका में, तो आप वहां पे ड्रॉर खोलोगे तो साइड में बाइबल होगी। आप ये कमाल की देखो कि हमारा जो बाइबल है, जो इन्होंने बाइबल बनाया हुआ है, जो बाइबल था नहीं, वो किसी को मिलना नहीं, मिलना ऊपर हो गया।
उसको अगर कहते हैं ऐसे ऐसे किया तो उसके नाम पे आपको मारने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप उसका कोई भी आप उसका पन्ना खोल के देख लो तो उसमें तो राम और कृष्ण की भक्ति हो रही है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि आप मुझे रैंडम पेज नंबर बताओ, और आपने पेज नंबर बोला, फिर मैंने आपको भेज भी दिया था। उस पेज के अंदर यही लिखा हुआ था कि भाई ये राम और कृष्ण की भक्ति हो रही थी, और उसमें ये लिखा था कि किताब से कोई बंदा नहीं पहुंच सकता। तो जो ग्रंथ अपने हर दूसरे पन्ने पे कह रहे हैं कि किताब से कोई भगवान को नहीं पहुंच सकता, कि आपको कोई एक जीवित गुरु की कृपा चाहिए, उसको इन्होंने ये ऐसा बना दिया। और इनको पता है ये सारा का सारा झूठ है, इसलिए आपको ग्रंथ मिल नहीं सकता। आप देखो कितनी कमाल की बात है, बाइबल आपको मुफ्त में मिलती है, ग्रंथ सिख ग्रंथ आपको मिलेगा नहीं। एसजीपीसी इज द प्रॉब्लम, ये मेरा डायग्नोसिस है पहले से। एसजीपीसी का क्या है कि वहां पे कोई बंदा उनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, मतलब जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का सबसे है, उसने बिल्कुल सेंसिबल और सीधी बात की कि जो भाई ये वो गुरु नानक ने कहा सरबद्दा पला, और ये जो कहते हैं ऋग्वेद से आ रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इट इज बेसिकली अ कॉमन थ्रेड। तो उस बंदे को जमीन पे बिठा के ये अनपढ़ जो मौलवी था एसजीपीसी का जत्थेदार उसको ह्यूमिलिएट कर रहा था, और उसकी कोई हिम्मत नहीं थी कि वो आगे से कुछ बोले कि भाई ये बेसिकली आईएसआई हमारे अंदर बैठी हुई है। तो दे हैव बेसिकली कैप्चर्ड एंड देयर इज नो स्पेस फॉर समबडी एल्स टू स्पीक। तो भगवंत मान को देखो कैसे वो जमीन पे बिठा दिया। दैट एक्चुअली इज द इशू फॉर मी इज। और आप ये देखो कि और एक दूसरा पक्ष ये है कि आप जितना था ना, इट वाज अ मच मोर होपलेस सिचुएशन व्हेन केपीएस गिल केम एंड फॉट टेररिज्म, बट व्हेन यू हैड क्लैरिटी एंड यू हैड द करेज एंड यू न्यू व्हाट द फाइट वाज एंड यू वर रेडी टू फाइट इट हेड ऑन, देन बेसिकली ही वन इट। एंड आई थिंक मुझे 5 साल हो गए हैं, आई डोंट थिंक एसजीपीसी हैज एवर बीन ह्यूमिलिएटेड और डिस्क्रेडिटेड in its 100-year history as it has been in the last 5 years. तो एनी कंक्लूजन जो आप लोगों को नहीं, बहुत बोलना कुछ रह गया चाहोगे? है, मतलब ये सब्जेक्ट तो बहुत, जैसे अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एक्टिविस्ट जज है जिन्होंने जजमेंट दी, देखो मैं ये अगली बार जो है और बातें कर लेंगे। अब जैसे ये था ना, मैं खाला के बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि एक बंदे का जी गया जिसको नहीं डिसअपियर होना चाहिए था। अब जब ये इन्होंने ये झूठ फैलाया तब मुझे उसका सारा रिकॉर्ड दिखा कि वो बलात्कारियों और कातलों का समर्थक था, ठीक है। अब खालरा के केस में 2 गवाह हैं। एक बंदा कहता है जो मैंने उसको अगवा होते देखा, ठीक है। वो उस बंदे का नाम है राजीव सिंह, उसको बीबीसी सारा कोट कर रही थी। आप अगर उसको फोन करके इंटरव्यू को, तो वो कहता है केपीएस गिल बहुत मानता, उसने पंजाब बचा लिया, ठीक है। दूसरा जो गवाह था वो था कुलदीप सिंह बछड़ा, ठीक है। उसने कहा कि मेरे सामने खालरा को मारा। अब इट इज सो इंटरेस्टिंग कि जो अजीत सिंह संधू था जिसने ये टेररिज्म के खिलाफ मोस्ट ब्रेवली फाइट किया, ये टेररिज्म चली 92 93 के अंदर, जो न्यूज स्टोरी आपको नहीं बताएगी। 94 के अंदर यही जो एसपीओ कुलदीप सिंह बछड़ा है, ये बेसिकली टेररिस्टों को पकड़वाता है, तो ये भी इसी काम में था। और इसको ये गारंटी थी कि जो ये पहली खबर जो आती है उसके अंदर ये कहता है कि जब जो पकड़वाया उसका जो इनाम मिला उसमें मुझे हिस्सा मिलना चाहिए था और पुलिस की मुझे नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो पुलिस जो ये काम कर रही थी उसमें वो काम करना चाहता था, बट उसको वो इनाम नहीं मिला, ना इनाम मिला ना नौकरी मिली। तो उसने पकड़वाया था संधू के थ्रू, जिसको सुग्गा सुग्गा जो डिमोनाइज किया हुआ है। तो जिस बंदे ने इसको नौकरी नहीं दी, इनाम हिस्सा नहीं दिया, बाद में उसने उसके खिलाफ गवाही दे दी। तो ये सारी पुलिस की कन्विक्शन हुई है, उसका जो मेन कारण है वो एक बंदे की गवाही है। अब ये देखो, ये अगर आप कोई जजमेंट करते हो तो एक अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, उस बंदे की गवाही पे इन्होंने 6 बंदे जो एक्टिविस्ट जज है उनको सजाएं दे दी, और वो बंदा खुद पुलिस में जाना चाहता है, और वो बंदे का एनिमस है एक बंदे के खिलाफ। अगर आप लीगल स्टेटस में क्या होता है, अगर आपका एनिमस है, आपकी एविडेंस क्लियर नहीं होती कि आपका बायस है इस बंदे के खिलाफ गवाही देने के लिए, बट उसका बायस है और वो पुलिस की नौकरी चाहता था और वो आतंकवादियों को नाम पकड़वाना चाहता था, उसको नहीं मिला तो उसने गवाही दी और उसके बेसिस पे 4 बंदों को सजा हो गई, 6 बंदों को सजा हो गई। 1997 की एक न्यूज़ भी है कि उस बंदे ने ये एलिज किया था कि जो बीबी खालड़ा है, जो ये खालड़ा की जो पत्नी है, उसने 50,000 या 5 लाख की रिश्वत मुझे देने का कोशिश की कि मैं गवाही दे दूं। ये न्यूज़ छपी है, मतलब मैं लगा भी सकता हूँ, अभी यहाँ पे बी रोल में लगा देंगे। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि यार जो भी चलो वो ओवरग्राउंड वर्कर था, जो भी था, सारी चीज़ ठीक है, बट उसको जो डिसअपेरेंस हुआ और जो मारा गया वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज दैट दीज काइंड ऑफ केसेस एक्चुअली वीकन द फाइट। जो मतलब चाहे इंटेलेक्चुअल फाइट फाइट लगा लो, चाहे वैसे लगा लो, दिस एक्चुअली वीकन्स देयर केस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और नहीं मतलब अरिहंत, संधू के आई खिलाफ अगर एग्री। मैं और तुम ये संधू देखो, को भी उतना
संधू का भी मैं कहूंगा कि जो उसका वो जेल में भी गया, तो ही वॉज नॉट एक्चुअली इन जेल बिकॉज वो खालड़ा वाला केस था, उसलिए वो जेल में नहीं गया, बल्कि वो जो जो ये भगत सिंह थे, उनका जो उनकी जो बहन थी या कोई उनके परिवार में जो उनका बेटा था या क्या था, वो पोता था, वो उसको मारा था, तब उस कारण उसको जेल हुई थी। सो मतलब संधू इज ऑल्सो, और बहुत लोग बताते हैं मतलब जो उस टाइम पे थे, और संधू इज नॉट दूध का धुला ऑल्सो। तो उसने बहुत, हो सकता है कि उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो, बट जो ये एक्सेसेस हुए हैं उसकी वजह से मतलब नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जैसा हमने कहा कि वो एक माहौल जो पागलपन था, उसमें बहुत सारी गलतियां भी हुई, और बहुत सारे गलत लोगों ने उस उन इंसेंटिव्स का जिनकी वजह से ये पूरा टेररिज्म खत्म हुआ, उसका गलत फायदा भी उठाया। तो वो नहीं होना चाहिए था। इन एन आइडियल वर्ल्ड ये सारा खालिस्तानी टेररिज्म भी नहीं होना चाहिए था। इन एन आइडियल वर्ल्ड जो आज सारे लोग खालिस्तानी एलिमेंट्स को और खालड़ा को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उसके विचारों को और उसको वाइट वॉश कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए था इन एन आइडियल वर्ल्ड। जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, हजार हजार लोगों के कातिल हैं, उनको भी रीलों में और गानों में, पंजाबी गानों में वो सिंगर जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते, अगर वही माहौल रहता, तालिबानी माहौल रहता, वो एग्जिस्ट नहीं करते, और वो लोग उन्हीं लोगों को वेलराइज कर रहे हैं जिन्होंने ये पूरी इंडस्ट्री खत्म कर दी थी, पंजाब की म्यूजिक की इंडस्ट्री। और जिन लोगों ने उस इंडस्ट्री को रिवाइव किया, मैं आज ही रील देख रहा था, वो बता रहे थे कि किस तरीके से गिल साहब जानबूझ के रातों में ये गाने और इनका नाच गाने का पूरा वो करवाते थे, कि नाइट डोमिनेंस के टाइम पे, कि भाई हम मतलब इट्स वी हैव टू शो कि और उस टाइम पे ये अखाड़े लगाने शुरू किए। मतलब पहले भी लगते थे, बट दिस बिकेम अ रेगुलर थिंग मतलब गाँव में, और वहां से ये पूरे कलाकार और ये सब उभर के आने लगे। नहीं मतलब अरे ये मैं सारी चीजें अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखो ना, हमारा मेरा मतलब यही है कि यार पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो ना। आप सिर्फ एक चेरी पिक करके नहीं चल सकते। यू हैव टू सी द होल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, आप कंक्लूजन आप कर दीजिए एंड देन विल फिनिश। नो आई एग्री बेसिकली वट एवर यू आर सेइंग। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है कि देखो पंजाब में इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रोमाइज माहौल, कोई बंदा सच नहीं हो सकता, ये तो अमेरिका है वेस्ट में। यू नो बेसिकली बंदा उतना सच बोलता है जितनी उसको कम कॉस्ट देनी पड़ती है। तो आई एम ऑल्सो लाइक अ मोर ऑनेस्ट पर्सन इन अमेरिका देन व्हेन आई एम इन इंडिया, कि वो इंडिया में कॉम्प्रोमाइज है। तो आपकी सोसाइटी भी कि तो अगर वो जो कुलदीप था कभी इधर बात करता था उधर बात करता था, उससे कोई बात नहीं। बट ये है कि एक बंदे का एनिमस है कि उसकी जो पहली रिपोर्ट छपी, उसने कहा जी मैंने अजीत संधू को बंदे पकड़वाए थे और इसने मुझे नौकरी नहीं दी और इसने मुझे इनाम का हिस्सा नहीं दिया, और वो मेन गवाह था। ठीक है, कि उसके बाद की मेन अजीत सिंह संधू था, फिर उसने केपीएस गिल से भी बात हुई, फला फला। किसी भी अगर कोई लीगल उसमें चलोगे, you cannot accept his testimony because he has a grudge and animus against you. That is point number one. और ये जो आप बात कर रहे थे कि ये क्या कहते हैं अपना, लाइक कि हाँ पंजाब का माहौल था, बट ऐसे होना चाहिए था वैसे होना चाहिए था भाई। जो पंजाब का टेररिज्म है वो 15 साल चला है। और जो इंडियन और जो हिंदू अप्रोच होती है वो यही होती है कि खवा पिला के मना दो, कि भाई कोई लड़ने वाला, ये तो गिल था कि नो दिस इज इवल एंड यू हैव टू फाइट इट हेड ऑन। तो भाई यू कैन एक्चुअली कंपेयर द डेटा, कि जब अपीजमेंट हो रही थी या जब सॉफ्ट अप्रोच हो रही थी तो कैजुअलिटीज बढ़ रही थी कि घट रही थी। व्हेन यू आर इन दैट सेंस ऑफ वायलेंस, you have made a different choice and would you have been more effective? That is the question. और आप मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे आप नहीं, वो कंपेयर कर सारा लो कि ट्राई कर लिया ना भाई। जब वीपी सिंह आया, जब चंद्रशेखर आया, उन्होंने किया ना कि हम ये सब बंद करेंगे, ये पुलिस स्टेट वगैरह सब कुछ नहीं होगा, हम बात करेंगे इनसे। और जितना बात करने, वो खुद ही बात नहीं करते थे, वो कहते थे हम तुमसे बात क्यों करें, इंडिया से बात ही नहीं करेंगे, हम तो यूएन में जाएंगे, हम तो इंटरनेशनल फोरम पे बात करेंगे, इंडिया से क्या बात, इंडिया से तो हमको अलग होना है। और खालड़ा खालड़ा की भी 1991 में खालड़ा ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर दी थी। मुझे एक बात अब जैसे याद कराए कि जैसे तुमने बताया ना कि गिल साहब जब हुआ, तो टेररिज्म पता है कब खत्म हुआ? एक तो इन्होंने जब मानो चहल मरा, जो सबसे बड़ा दरिंदा था, फिर उन्होंने कुलदीप माणा का अखाड़ा लगाया, उसमें पता नहीं 3 लाख बंदे आए। तो जब पंजाब वापस सेलिब्रेशन में आया तो लगा कि हाँ भाई अब देखो, एक जसबीर जस्सी है जिसका कोई नहीं, जिसने एक दिल लगी कुड़ी गुजरात थे, उसका कोई गाना नहीं है। अब उसने अपने करने के लिए वो कहता है जी गिल जो था, गिल मेरे गाने सुन, मैंने उसको कहा मेरे को तेरी नीची है, मैंने उसको ऐसे बोला। अब देखो, जो होता है ना, जो चोर की दाढ़ी में तिनका रह जाता है,
टेररिज्म खत्म हुआ 93 में, ठीक है। तो एक 98 में या 99 में, आई थिंक मे बी 2000 में गाना आया था लाल लाल बुलियां, स्टीडियो नेशन का। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, बहुत पॉपुलर गाना हुआ था। उसका जब सिंगर मर गया, तब जसवीर जस्सी कहता है कि ये भाई साहब मर गए, मेरा इनसे बड़ा था, ये जब खड़े लगाते थे, तो मैं ये जब गाने गाते थे तो मैं इनका वो फिलर होता था। शुरू में होता ना कि एक बंदा थोड़े से गाने गाता है, फिर मेन एक्ट आती है। तो ये 99 में जिसका एक गाना चला, ये उसका सपोर्टर था। टेररिज्म खत्म होने के 9 साल बाद ये अखाड़ा शुरू करने वाला था, ये कोई सिंगर नहीं था। और ये इसने अपने मुंह से कह दिया। और आज ये कह रहा है मैं तो जी इतना बड़ा सिंगर था, केपीएस गिल मेरे गाने सुनना चाहता था, और मैंने उसको कहा मैं तेरी परवाह नहीं करता, तू भाग जा यहाँ से। अब ये देखो, ये है, ये तो इनका कैरेक्टर है। टेररिज्म खत्म हुआ 93 में। ये आप बन गए अब। हाँ, उस टाइम का आप कोई भी पढ़ो, वो सबसे बड़ा हीरो था। मैं अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, वन मोर थिंग, यू विल अंडरस्टैंड हाउ बिग अ केपीएस गिल हीरो वाज एट दैट टाइम। अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जैसे इंडिया के जो आर्मी जो है ऑफिसर्स पास आउट होते हैं, ऐसे एक इंडिया पुलिस एकेडमी है जो हैदराबाद में है। उसकी जो सलामी लेनी होती है, इट इज लाइक द टॉप मोस्ट एग्जेक्टिव हु टेक्स द सलामी, सो इट्स यूजुअली लाइक द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट। इन एन इमरजेंसी केस इट कुड बी द होम मिनिस्टर और द वाइस प्रेसिडेंट। केपीएस गिल वॉज द फर्स्ट टाइम कि एक पुलिसिया को भेजा कि भाई तू सलामी ले, कि तू हमारे देश का सबसे बड़ा हीरो है, कि तूने एक टेररिज्म खत्म कर दिया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो केपीएस गिल को आईपीएस एकेडमी में, डिस्पाइट बीइंग अ पुलिसमैन, उसको सलामी लेने भेजा गया। और ये जसवीर जस्सी कहता मैंने उसको लात मारी, वो तू भाई तू कुछ था ही नहीं, तो टेररिज्म खत्म। बट ये सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं, और वो पंजाब के जो चैनल हैं वो सारे के सारे खोते भरे हुए हैं, वो उसके बाइट्स ले रहे हैं। अब तो इतना हो गया है कि भाई साहब, इतनी सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं कि मैंने तो गिल गिल को ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, और तब इनकी जबान नहीं निकलती थी। और अब ये डींगे हाँक रहे हैं कि हमने तो ये कर दिया था, ये कर दिया था। अच्छा अब देखो, इन जो डींगे हाँकने वाले का मैं एक बताता हूँ, इससे जाएगा। भिंडरा वाले का जो सबसे क्लोज जो था ना यंग, जिसको भिंडरा वाले के बाद जत्थेदार बनना चाहिए था, उस बंदे का नाम है मोहकम सिंह। उस बंदे का इंटरव्यू है कि जब गिल होता था ना, एक तो पहले कभी हथियार नहीं रखता था, सिर्फ वो डंडा रखता था कि कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। और वो गिल अनआर्म्ड और अकेला दमदमी टकसाल में जाके इन सारों की इंटरोगेशन करता था। और ये बीबे बच्चे बहन के उसके सारे जवाब देते थे। ये मोहकम सिंह ने कहा कि उससे किसी ने पूछ लिया, हमने तो फोटो देखी है कि गिल जो था दमदमी टकसाल में आ रहा था, तो तुमने कुछ नहीं किया, तो उससे जवाब ही नहीं बना। और आज ये लल्लू पंजू कह रहे हैं हमने गिल को ये जवाब दे दिया, हमने गिल को वो जवाब दे दिया। तो ये तो बेसिकली कैरेक्टर है। मैं तो आप बता रहा हूं ना, इस समाज में से, इस रुग्ण समाज में से एक केपीएस गिल जैसा महान आदमी, जो इतना बड़ा स्कॉलर हो, इतना बड़ा योद्धा हो, इतना बड़ा लीडर ऑफ मेन हो, दैट इज एक्चुअली द रियल मिरेकल। आप देखो, गुरु तेग बहादुर है ना, मेरे हिसाब से तो सबसे महान संत है। अब लोग कहते नहीं, बट मेरे तो फेवरेट है, क्योंकि मैंने सारे गुरुओं को पढ़ा हुआ है, तो आई कैन जज कि कौन सी किसकी गुरबाणी मेरे से ज्यादा दिल को छूती है और उसमें क्या ब्यूटी है। गुरु तेग बहादुर ने खुद कहा है कि भाई मैं जब था, मैंने कितने साल तप करता रहा, और मैं सारे हिंदू तीर्थ स्थानों में गया, और फिर मतलब ये गुरु गोबिंद सिंह हुए। तो ऐसे महान संत के घर अगर कोई गुरु गोबिंद सिंह जैसा धर्म योद्धा हो जाए, वो कोई मेरे लिए मिरेकल नहीं है, वो अंडरस्टैंडेबल है। एक महान संत जो तपस्या कर रहा है और तीर्थों में जा रहा है कि मुझे बच्चा चाहिए, और उसके घर एक महान बच्चा हो जाए, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक ऐसा रुगड़ समाज है जिसमें इतना कायर है, जो भिडरा वाले को अब दहशतगर्द नहीं कह सकता, जो उसकी मतलब दे आर नो वर्ड्स टू हिज evil that he has committed, and they do not have even words to criticize him in such a rotten society. A KPS Gill like is formed. That I think is actually the real miracle in my eyes, and I think we can conclude on that. लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल्स, बट ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये इलेक्शन नज़दीक आएगा, मुझे लग रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, कि जो कहीं ना कहीं टूल किट कांग्रेस ने अपनाई थी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे बीजेपी भी शायद उसी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया है कि कम्युनिटी का नेचर अब वही है, जो भी आप देखो चेंज नहीं होता है, बार बार वही सारी चीज़ें होती हैं। एंड दे इट्स वेरी ऑब्वियस फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी टू एक्सप्लॉइट दिस कम्युनिटी। वो अब मुझे लग रहा है कि बार बार साबित हो रहा है। और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा, चैप्टर 1 हमने देखा कि किस तरीके से जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के साथ जो पूरा खेल चला लगभग 1 महीना, बेअदबी वाला। अभी सतलुज वाला खेल शुरू हुआ, वो ख़त्म हो गया। अभी मुझे लगता है कि कई सारे खेल होने वाले हैं,
और ये एक तरीके से पंजाब गिनिया पिग टाइप का पूरा इनका जो है, इलेक्शन के लिए जो देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, आप भी देखोगे। और उसमें एक इम्पोर्टेंट चैप्टर वारिस पंजाब दे का होगा और अमृतपाल का होगा, हो सकता है उनको उसको छोड़ा भी जाए। तो ये सारी वही ये बात है, सियासत जो असली सियासत है वो समझ नहीं पाते, और बाकी जो नॉर्मल चल रहा है उसको सियासत समझ समझ के पूरा विक्टिम खेलते रहते हैं। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट पंजाब के लिए, बट आई होप कि बहुत ही अच्छे लोग हैं पंजाब में। मैं पर्सनली जब जाता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, घर जैसा लगता है। एंड आई ट्रूली होप कि ये सारे जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये सब माहौल ख़राब करते हैं, आई होप कि ये जितना जल्दी हो उतना मतलब ख़त्म हो ये सब चीज़ें। सो थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना टाइम दिया। जी, माय प्लेजर, एंड आई होप some good comes out of it. You certainly, like truth can be painful, but truth heals. And I believe truth is the highest virtue. And I committed my life to dig out the truth. और भाई केपीएस गिल ना मैं पुलसिए की फैमिली से था, ना मैं आतंकवादी की फैमिली से था, ना मैं पंजाब में हूँ, बट मेरे लिए ये धर्म है और गिल साहब मेरी प्रेरणा है, इसलिए मैंने किया। एंड गुड शुड कम आउट ऑफ या थैंक यू भाई, थैंक यू। इट।